हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपने विजन आईएएस के करंट अफेयर्स जो कि पीटी 365 है इन्वायरमेंट की उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 11 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से जो कहता है पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में। जानते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए, पन्ना टाइगर रिजर्व को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर अंडर मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो MAB मैप के अंदर यहाँ पे जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसके अंदर यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व को इंक्लूड कर लिया गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में। कहाँ है ये, कहाँ है बताइए। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया है, जाके देखिए शॉर्ट ट्रिक्स। नहीं तो देखिए लोकेशन इसकी जो है वो विंध्यास में है, जो कि आपका ये जो डेक्कन पेनिनसुला है ना वहाँ से अपर गैंजेटिक प्लेन और सेमी एरिड जो गुजरात सेमी एरिड गुजरात राजपुताना का जो एरिया है इस जगह पे आपको बीच में देखने को मिलेगा, इसके पास देखने को मिलता है। इससे क्या है कि यहाँ पे 3 तरह की बायो जियोग्राफिकल रीजन से ये इसमें तीनों की ही इन्फ्लुएंस आ गई है। कौन कौन से? एक डेक्कन पेनिनसुला, एक आपका अपर गैंजेटिक प्लेन और आपका एक हो गया सेमी एरिड गुजरात राजपुताना। अब देखिए पन्ना नेशनल पार्क जो है इसे 1981 में बनाया गया था और ये बात कुछ 2011 की है जब पन्ना को नोटिफाई कर दिया था एक बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। कब? 2011 में इसको बना दिया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए पन्ना जो है वो थर्ड बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे आप वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर यहाँ पे डाला गया है, इंक्लूड करा गया है मध्य प्रदेश से। उसके पहले कौन कौन से थे? उसके पहले एक पंचमरही था और अमरकंटक था, है ना। जब हमने आपको लास्ट ट्रिक बताई थी तब उसमें मैंने आपको यही बताया था कि पंचमरही और अमरकंटक था। अभी एक नई ट्रिक बनानी पड़ जाएगी। खैर, रिवर केन जो है, रिवर केन जो है वो बह के जाती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ थ्रू द रिजर्व। साउथ टू नॉर्थ इस रिजर्व से होते हुए जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व से होते हुए रिवर केन बहती है। अब यहाँ पे फौना की अगर हम बात करें तो कौन कौन से जानवर हैं? टाइगर के अलावा यहाँ पे कुछ दूसरे जानवर भी रहते हैं, जैसे कि लेपर्ड देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे नील गाय देखने को मिलेगी, उसके साथ आपको यहाँ पे चिंकारा देखने को मिलेगा, फिर चौजिंगा है, यहाँ पे चीतल रस्टी स्पॉटेड कैट है, उसके साथ पॉर्क्यूपाइन है, सांभर है, घड़ियाल है। घड़ियाल जानते हैं ना, लॉन्ग स्नॉटेड जो क्रोकोडाइल्स होते हैं। फिर मगर भी है जो मार्श क्रोकोडाइल्स होते हैं, है ना। ये सब आपको रिवर केन के पास देखने को मिल सकते हैं। तो अब मेन बात तो हमने कर ली कि ये पन्ना टाइगर रिजर्व क्या है। अब ये जो जिस नेटवर्क के अंदर सब डाला गया है जो प्रोग्राम है ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये क्या है? ये मैप क्या है? जरा समझते हैं जरा भाई। देखो, मैप प्रोग्राम जो है ना बच्चों, ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है। क्या अलग अलग देश की सरकारें हैं इसमें। इंटर गवर्नमेंटल एक साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य, जिसका एम ये है कि हमें यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है एक साइंटिफिक बेसिस, ताकि रिलेशनशिप लोगों के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में और अच्छा हो सके, लोगों के बीच में और प्रकृति के बीच में और अच्छा हो सके। अब देखिए यूनेस्को का जो इंटर गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मैप को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है, ये जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, सॉरी, इसको यूनेस्को का इंटर गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि यहाँ पे जो नेशनल गवर्नमेंट है उनको मदद करी जा सके। कैसे? नेशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करें प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में, रिसर्च की, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट और कुछ साइंटिफिक एडवाइस इनको मिल सके। समझे? अब जो जो कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं वो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को जो है ये जो नेशनल कमिटीज़ को यहाँ पे बनाती हैं, मैप कमिटीज़ को आप ऐसे कह लो MAB, इसको शॉर्ट फॉर्म में बार बार बोलेंगे, ठीक है। मैप नेशनल कमिटीज़ को अपने एस्टैब्लिश करती हैं जिससे क्या हो कि उनका जो नेशनल पार्टिसिपेशन है इस इंटरनेशनल प्रोग्राम में वो बहुत बढ़िया हो सके, और साथ में हर एक जो कंट्री की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी वो काम कर रही है वो प्रॉपर डिफाइन हो सके।
समझे ना? अब यही है कि इंटरनेशनली कोई काम हो रहा है तो अपने देश के अंदर आपने एक कमेटी बना दी, ठीक है? तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अब मैप को फंड कैसे कराते हैं, पैसा कैसे मिलता है? इसको यूनेस्को में एक रेगुलर बजट में इसको पैसा दिया जाता है, यूनेस्को के रेगुलर बजट में, और उसके साथ जो पैसा वगैरह है, जो फंड्स इंटरेस्ट हैं, कुछ उसको ग्रांट करे जाते हैं मेंबर स्टेट्स के द्वारा भी। बायलेटरल मल्टीलेटरल सोर्सेस से भी इसको पैसा मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा बजटरी फंड्स भी देती हैं, कुछ कंट्रीज देती हैं, प्राइवेट सेक्टर से मिल जाता है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को पैसा देते हैं। समझे? मैप रिलेटेड एक्टिविटीज ये नेशनली फाइनेंस्ड होती हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे चीजें होती हैं। अब दूसरी एक चीज जो थी भाई कि बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया ना, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं जरा ये भी समझ लीजिए। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स ये ऐसी साइट्स हैं जिन्हें इस्टेब्लिश करती हैं कंट्रीज, ठीक है? अपने अपने देश इसको इस्टेब्लिश करते हैं, रिकॉग्नाइज करी जाती हैं अंडर यूनेस्को मैप प्रोग्राम, ठीक है? रिकॉग्नाइज कौन करता है? यूनेस्को का मैप प्रोग्राम। ताकि यहाँ पे क्या हो सके कि उनका जो डेवलपमेंट है, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, जो कि बेस्ड हो लोकल कम्युनिटी एफर्ट और साउंड साइंस पे। एक बढ़िया साइंस वहाँ लगे भाई और साइंटिफिक तरीके उठाए जाएँ, और उसके साथ जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है वो उनके एफर्ट से कुछ बढ़िया डेवलपमेंट हो चुके उस पर्टिकुलर एरिया का। अच्छी बात है भाई, एनवायरनमेंट भी बढ़िया हो जाएगा, वहाँ के जानवर भी बढ़िया तरीके से रहेंगे। अब बात आती है कि इसको इंक्लूड करा गया था वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। तो ये WNBR क्या है? देखो भाई WNBR जो है यूनिक ग्लोबल नेटवर्क है इन बायोस्फीयर रिजर्व का, जो पूरी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए है। कि मतलब जितने भी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है इसको कंजर्व करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके इसके लिए। अब आप कहेंगे कि मैम इंडिया से ऐसे कितने हैं जो आते हैं? तो प्रेजेंटली बेटा यहाँ से कभी 18 तरह के नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर, जिसमें से जो 12 है इनको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है मैप के प्रोग्राम के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यहाँ पे कुछ 3 मेन फंक्शंस से जोड़े जाते हैं। पहला होता है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, कल्चरल डाइवर्सिटी को वहाँ पे कंजर्व करना। दूसरा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, जो कि सोशियो कल्चरली और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो। समझे? ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना कि भैया देखो सब कुछ आसपास का देखा जा सके, इन्हें एक्सप्लॉइट करके डेवलप कर दिया इकोनॉमिकली, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? मतलब यहाँ की प्रकृति को भी ध्यान में रखा जाए, वहाँ के लोगों को भी ध्यान में रखा जाए, तब हो। और तीसरा कह सकते हो लॉजिस्टिक सपोर्ट, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट रिसर्च के थ्रू, मॉनिटरिंग के थ्रू, एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाए। तो मतलब ये जो तीनों फंक्शंस हैं इनको बायोस्फीयर रिजर्व्स में किया जाता है 3 मेन जोन्स में। अब देखो यहाँ पे दीज 3 फंक्शंस आर परसूड थ्रू बायोस्फीयर रिजर्व 3 मेन जोन। अब ये तीनों फंक्शंस को बायोस्फीयर रिजर्व के 3 जो मेन जोन्स हैं उनके थ्रू करा जाता है। अब क्या है यहाँ पे समझिएगा गौर से। ये देखिए ये ये आता है कोर एरिया, ये आती है फिर बफर जोन, फिर आता है ट्रांजिशन एरिया। तो ऐसे कुछ 3 मेन जोन्स हैं इस बायोस्फीयर रिजर्व के। कोर एरिया एकदम अंदर का एरिया होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। बफर जोन में देखिए यहाँ पे आपको कुछ मिल जाएगा, घर वगैरह मिल जाएंगे, ह्यूमन सेटलमेंट मिल जाएगा, एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह के लिए हो सकता है, टूरिज्म वगैरह के लिए हो सकता है बफर जोन में, ठीक है? उसके बाद ट्रांजिशन एरिया में अगर आप देख सकते हैं तो ह्यूमन सेटलमेंट भी आपको दिख जाएगा, इसके अंदर एजुकेशन ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, है ना? ये सब कुछ टूरिज्म वगैरह भी मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ ये 3 जोन्स के थ्रू सब कुछ मैनेज किया जाता है। अच्छा यहाँ पे आप कुछ देख लीजिए कौन कौन से हैं यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व, थोड़ा सा इजी होगा आपके लिए भी जानना। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे ऐसे देखिए बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया में ये आपका पंचमरई है, ठीक है? ये आपका पन्ना है, ओके। फिर यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है ये अचानकमर अमरकंटक। उसके बाद नंदा देवी आपको उत्तराखंड के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद ये देखिए इस जगह पे जो बॉर्डर पे पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर और ये हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे कोल्ड डेजर्ट है। अगर आप नहीं देखिए मेरी ट्रिक्स आप देखिए एक बार में ना याद हो तो फिर आप कहिएगा। उसके बाद गुजरात के अंदर आपको देखिए यहाँ पे रन ऑफ कच्छ, ग्रेट रन ऑफ कच्छ ये मिल जाएगा। ये देखिए नीलगिरी 3 जगह पे मिलता है, ये केरला को टच कर रहा है, कर्नाटका को, तमिलनाडु को, ये नीलगिरी है, ठीक है? फिर यहाँ आ जाइए देखिए, फिर आपको सिक्किम के अंदर कंचनजंगा मिलेगा। उसके बाद असम के अंदर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके बाद यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश में आपको दिबांग दिहांग दिबांग मिलेगा। उसके बाद इधर आ जाएंगे जब हम तो आपको इसी के अंदर दिब्रू साइकवा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगर मेघालय के अंदर तो नोकरेक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल के अंदर आपको सुंदरबंस मिल जाएगा। उसके बाद उड़ीसा में देखें तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए देखिए आंध्र प्रदेश में अगर आप आ जाएंगे तो ये आपको शेषाचलम देखने को मिलेगा।
फिर ये देखिए तमिलनाडु में स्पेसिफिकली आपको गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगा, और ये बॉर्डर जो है तमिलनाडु और केरला का, यहाँ आपको अगस्त मलाय देखने को मिलेगा। वही जगह अगर हम अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो आपको यहाँ पे ग्रेट निकोबार देखने को मिलेगा। तो इतने सारे हैं कुछ हमारे देश के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व्स। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी अच्छे से। नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप जाके एक बार देख लीजिए, ट्रिक देख लीजिए, मज़ा ना आ जाए तो पैसे वापस हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पे जो ये ब्लू जिसके आगे लगा हुआ है ना, इनको जो है वो यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंदर डाला गया है। देखिए ना, नीलगिरी को डाला गया है, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त मलाई, आपका ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, सुंदरबन, उसके साथ पंचमरई, और यहाँ पे नोकरेक, यहाँ पे अचानक अमरकंटक, उसके बाद नंदा देवी। ठीक है, तो इन सबको यहाँ पे डाला गया, तो ये इनका भी नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक कहता है न्यू रूल्स टू रेगुलेट एग्जॉटिक एनिमल ट्रेड। क्या है न्यूज़ में, क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नई एडवाइजरी इशू करी है कि जो ये प्रोसेस है ना इंपोर्ट करने का और पजेस करने का एग्जॉटिक लाइफ स्पीशीज को इंडिया में, उससे और स्ट्रीमलाइन करें, बढ़िया करें। तो भाई इसलिए आता है न्यूज़ में। अब न्यूज़ के बारे में थोड़ा समझते हैं तो चीज़ें समझ में आएंगी। बात यह है कि सबसे पहले समझिए एग्जॉटिक लाइव स्पीशीज क्या है। ये स्पीशीज दोनों ही प्लांट की भी हो सकती हैं और एनिमल की भी हो सकती हैं, जिन्हें इनका जहाँ ओरिजिनल हैबिटेट है, मतलब जो इनका सोर्स हैबिटेट है, वहाँ से मूव करते हैं एक नई जगह पे। और ये मेनली क्या ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें होता है ना, ह्यूमंस की वजह से ऐसा होता है। तो भाई देखिए ना, किसी और कंट्री से हमने कुछ मंगवा लिया, यहाँ पे कोई स्पीशी नए जानवर की या प्लांट की मंगवाई तो ह्यूमंस ने मंगवाई, हमने खुद मंगवाई, और बाहर से जहाँ से वो बिलोंग करती थी वहाँ से हमने दूसरी जगह पे मंगवाई। समझ गए, इसको बोलेंगे एग्जॉटिक लाइव स्पीशी। अब देखो, बात क्या है कि नए रूल्स क्या कहते हैं ये समझो। नए रूल्स कहते हैं कि जो ओनर्स और जो पजेसर होंगे ऐसे एनिमल्स के या ऐसे बर्ड्स के, इनको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा अपना स्टॉक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो उनकी स्टेट का होगा वहाँ पे। समझ गए, मतलब ओनर और पजेसर जिनके पास भी वो स्पीशी रह रही है, समझे, तो वो बंदे को अपने बर्ड्स या एनिमल का जो भी स्टॉक है उसे अपने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो उनकी स्टेट का होगा वहाँ पे रजिस्टर करना होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अब अगर मैं अभी की बात करूं, करेंटली बताऊं, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यहाँ पे देखता है इनका ट्रेड जो है वो हमारे यहाँ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड देखता है। साथ में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट क्या करेगा, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एक इन्वेंट्री बनाएगा ऐसी स्पीशीज की कि कितने स्पीशीज हैं, और यहाँ पे इनके पास ये हक होगा कि इंस्पेक्ट करेंगे फैसिलिटीज ऐसे ट्रेडर्स की। ठीक है, ऐसे ट्रेडर्स हैं उनकी जो भी है वे इंस्पेक्शन वगैरह करने का सारी जिम्मेदारी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की होगी। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, exotic live species will mean animals named under, मतलब ये कौन से मीन एनिमल्स जो कि आपका अपेंडिसेस 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर जो साइट्स है ना कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, साइट्स के अंदर अगर जो है अपेंडिस 1, 2 या 3 के अंदर डाले गए हैं तो एक्सोटिक लाइव स्पीशीज का मतलब समझ लो एनिमल जिनका नाम इन अपेंडिस के अंदर है वो एक्सोटिक लाइव स्पीशीज के अंदर आ रहे हैं। और इट विल नॉट इंक्लूड स्पीशीज फ्रॉम शेड्यूल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मतलब एक्सोटिक लाइव स्पीशीज में वो स्पीशीज नहीं आएंगे जो शेड्यूल्स में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के 1, 2, 3, 4, 5 इनके शेड्यूल्स में आते हैं, उनको एक्सोटिक लाइव स्पीशीज में नहीं लिया जाएगा। देखिए साइट्स क्या है, साइट्स एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है प्लांट और एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमने कई बार पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके बारे में मतलब अब ये समझ लीजिए, इफ़ यू डोंट नो नाउ यू नो। ओके, अब बात आती है रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। देखो भाई, पहला टॉपिक जो रिलेटेड न्यूज़ में है वो है मनी लॉन्ड्रिंग एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड।
रिपोर्टेड बाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF ने रिपोर्ट करा कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है। तो इसने कहा कि भाई इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को डिस्क्राइब करा एज अ ग्लोबल थ्रेट, सबसे बड़ी दिक्कत है पूरे वर्ल्ड की। जिससे क्या होता है, ये दूसरे कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम से भी रिलेटेड है, जैसे कि अभी मॉडर्न स्लेवरी, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रेड। तो समझ रहे हो, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है। और जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, ये आप समझ लो कि करीब $23 बिलियन का होता है पर ईयर, पूरे ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में। सजेस्ट करा कि मनी लॉन्ड्रिंग लॉस को वाइल्ड लाइफ ट्रेड में भी अप्लाई करना चाहिए। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? देखिए, तो काफ़ी आपने सुना होगा इसके बारे में। एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसे 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फंडिंग और जो दूसरे जो भी खतरे होते हैं इंटीग्रिटी या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड, उसको यहाँ पे देखती है, उससे लड़ने में मदद करती है। उसके बाद आती है नेक्स्ट रिलेटेड न्यूज़ की, जो कहता है कुरमा ऐप। अब ये कुरमा ऐप क्या है? देखिए, एक ये मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य, मतलब एम ये है कि टर्टल कंजर्वेशन, टर्टल को कंजर्व करना। मतलब इसके अंदर करीब 29 स्पीशीज जो कि फ्रेश वाटर टर्टल्स के हैं वो कवर होती है, और टर्टल्स और टोटोइस दोनों की, टर्टल्स और टोटोइस की जो कवर होती है इंडिया के अंदर। अब देखिए, टोटोइस और फ्रेश वाटर टर्टल्स ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिक्ड हैं हमारे कंट्री के अंदर। देखते नहीं हैं आप, कितना ज़्यादा इनको प्रोटेक्ट करने की बात करी जाती है, बड़ी मुश्किल से कछुआ वछुआ मिलता भी है, जो लोग अपने घर में एक्वेरियम वगैरह में रखते हैं। तो ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली प्रोवाइड्स यूजर्स अ डेटाबेस टू आइडेंटिफाई स्पीशी। मतलब ये जो ऐप है, ये यहाँ पे यूजर्स को एक डेटाबेस भी प्रोवाइड करती है, जिससे भाई आप स्पीशी, मतलब डेटाबेस टू आइडेंटिफाई स्पीशी, बट के साथ साथ ये यहाँ पे लोकेशन भी देती है कि नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर की लोकेशन भी देती है कि क्या हो सकती है टर्टल्स के लिए पूरे ही कंट्री में। उसके साथ इसे डेवलप किसने किया है? डेवलप किया गया है इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क के द्वारा, और कोलैबोरेशन इसमें रहा है टर्टल सर्वाइवर अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी का। अब बात आती है ऑपरेशन थंडर 2020 के बारे में। ये देख लेते हैं ये क्या है। देखिए, कोऑर्डिनेट करा गया है इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एक मतलब मंथ लॉन्ग ऑपरेशन है, मतलब सितंबर से अक्टूबर तक चला, तो एक महीना चला 2020 में। इसमें 103 कंट्रीज ने रैली करा अगेंस्ट इन्वायरमेंटल क्राइम के अगेंस्ट 103 कंट्रीज ने यहाँ पे रैली करा। ये फोर्थ है अपनी सीरीज में थंडर ऑपरेशन के, जिसे हर साल कैरी आउट करा गया है 2017 के बाद से, मतलब 2017 के बाद से यहाँ पे चौथा रहा है ये अपनी सीरीज में, थंडर ऑपरेशन की सीरीज में। अब देखिए, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है उनका मेन मुद्दे क्या होता है, मुद्दा ये होता है, उद्देश्य ये होता है, फोकस डालती है मेनली ये स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने में, जो कि कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, मतलब यहाँ पे साइट्स के अंदर जो आते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के बारे में करती है। तो ये समझ गए ऑपरेशन थंडर 2020 क्या है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कहता है सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में। देखिए, न्यूज़ में क्यों रहा पहले समझते हैं। तो वजह ये है कि रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने यहाँ पे इस सेंट्रल जू अथॉरिटी को फिर से कॉन्स्टिट्यूट करा, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट करा, ताकि इसमें कुछ एक्सपर्ट्स और साथ में कुछ बायोलॉजिस्ट को इसके अंदर और इंक्लूड करा जा सके। तो अब वो कौन कौन से एक्सपर्ट थे? कुछ एक्सपर्ट्स स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली के, और साथ में कुछ मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट, इन लोगों को ऐड करा जा सके, इसलिए इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करा गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। देखिए, ये मिनिस्ट्री बहुत न्यूज़ में रही है, खासकर इन्वायरमेंट के टॉपिक पे, तो इस मिनिस्ट्री पे ध्यान जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बात आती है कि ये सेंट्रल जू अथॉरिटी क्या है। देखिए, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू जो बनाई जाती है। तो किस एक्ट के थ्रू बनाई गई है पहले ये समझिए। ये बनाई गई है, पहली चीज़ तो ये 1992 में बनाई गई है, और बनाई गई है बच्चों ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, ठीक है। और ये किसके अंडर आती है? वही बात कि इसे इसने रिकॉन्स्टिट्यूट किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। तो बट ऑब्वियस है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, ठीक है। कौन कौन होता है इसके अंदर? देखिए, इसके अंदर आपको यूनियन मिनिस्टर मिलेंगे, इन्वायरमेंट,
फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। साथ में बता देखिए ये जो है यूनियन मिनिस्टर जो बनेंगे इनके, ये तो चेयरपर्सन हो जाएंगे। उसके साथ यहाँ पे 10 और मेंबर्स होते हैं और उसके साथ मेंबर सेक्रेटरी भी होते हैं। तो इतने सारे लोग इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है इसके। तो ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें तो सबसे पहला तो यही है कि ये यहाँ पे जो नेशनल एफर्ट हैं, मतलब जो कदम उठाए जाते हैं कि भाई जिस तरीके से हम हमारे यहाँ की इतनी खूबसूरत बायोडाइवर्सिटी को हमारे देश की और ज़्यादा मजबूत कर सकें, तो हम ये जो कदम हैं कि जिससे हम इनको कंजर्व कर सकते हैं, हमारे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, इसके लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं उन कदमों को और मजबूत बनाना। खास कर बताऊं तो जो हमारे यहाँ के जानवर हैं, जो फौना है, जो नेशनल जू पॉलिसी 1998 के अंदर आते हैं, खासकर इनको कंजर्व करने के लिए तो बहुत ज़्यादा काम करती है। उसके साथ मिनिमम स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स यहाँ पे लगाना, कम से कम स्टैंडर्ड्स हो, कम से कम नॉर्म्स हो, ताकि जो एनिमल्स यहाँ पे इंडियन जूस के अंदर रहते हैं, जो ऐसे जानवर हैं, उनकी हेल्थ केयर बढ़िया रह सके। और जो मशरूमिंग हो जाती है, मतलब यहाँ पे इतना रैपिड जो अनप्लान्ड और कंसीव्ड जूस, जो इल कंसीव्ड जूस बढ़ते जा रहे हैं, मतलब बेकार तरीके से जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन चीज़ों पे रोक लगाई जा सके। तो ये कुछ हमने बात करी इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। बात आती है कि भाई काम क्या करती है। उद्देश्य तो समझ गए भाई, बात करती है फौना के लिए, जूस के लिए काम करती है, उद्देश्य इसका ये है। लेकिन अब फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शंस में सबसे पहले इसका फंक्शन ये है कि सबसे पहले देखना कि जो जू होते हैं, ठीक है, चिड़ियाघर जो होते हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या वो स्टैंडर्ड और नॉर्म्स के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इस प्रॉपर इवैल्यूएशन इस चीज़ का करना। दूसरी बात कि यहाँ पर रिकॉग्नाइज भी कर सकती है ये जू को, और ये डी रिकॉग्नाइज भी कर सकती है जू को, तो उसके हाथ में काफ़ी कुछ आ गया। साथ में जो वाइल्ड एनिमल्स में इनडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करती है कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए, या कह सकते हो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी इस के रेफरेंस में ये जू को दे सकती है। क्या आप देखिए ज़रा ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वाइल्ड एनिमल्स की, उसमें देखिए आप उसको कैसे मजबूत बनाना है, उसको कैसे कंजर्व करना है, या फिर कैप्टिव ब्रीडिंग उनकी कैसे करनी है, तो सब कुछ यहाँ पे ये बताती है। उसके साथ यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट करती है, मिलजुल के यहाँ पे काम करेगी। उसके बाद कोऑर्डिनेट करेगी एक्विजिशन, एक्सचेंज एंड लोनिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ब्रीडिंग पर्पस। समझ रहे हैं, ब्रीडिंग पर्पस के लिए एक्सचेंज वगैरह एनिमल का करना कि भैया ये जानवर यहाँ भेज दो, ब्रीडिंग करानी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ ये जो है करती है। उसके साथ टेक्निकल और कुछ दूसरी असिस्टेंस भी देती है जूस को, है ना, कि ताकि इनका वहाँ पे जो जू है प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकें, डेवलपमेंट जो है प्रॉपर साइंटिफिक लाइंस पे अपना डेवलपमेंट कर सकें, इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट वगैरह भी जूस को प्रोवाइड करती है। अब देखिए कुछ रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बात जान लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर आता है टॉपिक नंदन करण जूलॉजिकल पार्क, NZP। क्या है ये आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा, कंजिका लेक के पास में। और ये पहला ऐसा जू है पूरे ही वर्ल्ड में जो वाइट टाइगर और मेलानिस्टिक टाइगर की ब्रीडिंग करवाएगा, और एक लौता ऐसा कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है हमारे इंडियन पैंगोलिन्स का पूरे वर्ल्ड में। समझ गए इस बात को। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि ये जो नंदन करण जूलॉजिकल पार्क है, इसे अपने इनोवेटिव जो इसका अडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम था, इसे फिर से इसने रिवाइव करा है, फिर से ये प्रोग्राम अपना अडॉप्ट एन एनिमल वाला लेकर आया है, ताकि जो है मोबिलाइज करे रिसोर्सेस एनिमल्स के लिए। तो ये कुछ अच्छी बात है इस पार्क के बारे में, प्लीज़ इसको याद ज़रा रखिएगा। अब देखिए एक इंसान, मतलब वन अडॉप्ट एन एनिमल, इसमें अडॉप्ट एन एनिमल वाले में सीन पता है क्या होता है। एक बार एक ने किसी ने अडॉप्ट कर लिया एनिमल को या किसी बर्ड को, तो कंट्रीब्यूशन उसकी केयर के लिए, उसकी फीडिंग के लिए, उसके इंक्लोजर इंक्रेचमेंट के लिए, उसके रेनोवेशन, सब पैसा जाता है। समझ लो। अब ऐसा नहीं है अडॉप्ट कर लिया तो वो अपने घर लेके चला जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी जानवर को वहाँ पे किसी बंदे आया, उसने कहा हम इस जानवर को अडॉप्ट करते हैं, तो मतलब जो भी पैसा वगैरह आएगा वो उस जानवर की देख रेख में लगेगा। तो ये कुछ बात होती है इसके अंदर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक कहता है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट। मी रिपोर्ट क्या है, ये क्यों है न्यूज़ में, पहले समझते हैं। देखिए ये जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, करीब 146 नेशनल पार्क और
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की इसे रिलीज करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो ये मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैं बता रही हूँ, बहुत न्यूज़ में रही है, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से समझते चलिएगा। तो भाई न्यूज़ के बारे में थोड़ी बात जान ली जाए इसी के साथ। देखिए, जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस और इवैल्यूएशन, मतलब ये जो मी रिपोर्ट है ये क्या होती है, ये असेसमेंट है कि मतलब कितने अच्छे तरीके से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मैनेज करा जा रहा है। मतलब मेनली देखें तो क्या ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी वैल्यूज़ को, क्या ये जो उनके उद्देश्य हैं, जो उनके गोल्स हैं, जिनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन्होंने कहे थे कि हम पूरे करेंगे, क्या ये उसके लिए काम कर रहे हैं, क्या ये वो प्रोटेक्ट अपनी कर रहे हैं वैल्यूज़ या नहीं कर रहे हैं, पूरा असेसमेंट करती है ये मी। उसके साथ असेसमेंट प्रोसेस जो इंडिया के नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, ये अडॉप्ट करा गया है IUCN के वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया फ्रेमवर्क ऑफ मी से, जो कि बेस्ड है कुछ एलिमेंट्स पे, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद प्लानिंग, इनपुट्स, प्रोसेस, आउटपुट, आउटकम। तो इस पे ये है पूरा का पूरा बेस्ड। अब बात करते हैं ये मी जो है ये क्या कर सकती है। देखिए, मी यहाँ पे सपोर्ट कर सकती है कोई अडेप्टिव अप्रोच मैनेजमेंट को, साथ में जो इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन कैसे हो सकता है, किस तरीके से बढ़िया आप रिसोर्स यहाँ पे एलोकेट कर सकते हो, उसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है उसे प्रमोट कर सकती है। उसके साथ यहाँ पे कम्युनिटी और बिल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब ये हेल्प कर सकती है इन्वॉल्व करने में कम्युनिटी और बिल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, साथ में वैल्यूज़ जो होती हैं इन नेशनल पार्क्स की और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बच्चों, इन्हें भी प्रमोट कर सकती है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर सकती है ये। देखिए, इसको काफ़ी ज़्यादा सरकारें यूज़ कर रही हैं और इंटरनेशनल बॉडीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ कर रही हैं, समझने के लिए क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है इन प्रोटेक्टेड एरिया के मैनेजमेंट सिस्टम की। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, छोड़ कैसे के देते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया है, देखना बहुत ज़रूरी है क्या नहीं। फिर बात आती है कि भाई हाइलाइट्स क्या हैं इस रिपोर्ट की। देखिए, हाइलाइट्स की बात करें तो जो ओवरऑल ये जो मी है इसका स्कोर जो है वो 62.01% है, जो पूरे जो ग्लोबल मीन है उसका उसका उससे ज़्यादा है। मतलब पूरे ग्लोबली अगर हम देखें तो 56% बन रहा है, समझे। और ओवरऑल मी का जो स्कोर है वो 62.01% है। अगर हम रेटिंग वाइज बात करें तो बच्चों 13% प्रोटेक्टेड एरियाज वो बहुत अच्छी कैटेगरी में आ रहे हैं, वेरी गुड कैटेगरी में। बाकी 52% ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो कि गुड कैटेगरी में हैं। वही जगह 29% जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो फेयर कैटेगरी में आते हैं, और सिर्फ 6% ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिनको पुअर कैटेगरी के अंदर रखा गया है। अब इसमें देखिए, तीर्थान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्रेट हिमालयाज नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है उसे हाईएस्ट मी का स्कोर मिला है। मी का फुल फॉर्म देख लीजिए, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन। साथ में टर्टल WS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, और खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा के अंदर, इनको सबसे ज़्यादा बॉटम रैंकिंग वाली है। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश को काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अपनी चीज़ों। अब देखिए, प्रोटेक्टेड एरियाज वो सारे होते हैं जिसमें ह्यूमन ऑक्यूपेशन, मतलब इंसान का मनुष्य काम करना, या एटलीस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब वहाँ का कुछ सामान निकालना है, रिसोर्सेस वहाँ से निकाले जा रहे हैं, तो ये सब कुछ लिमिटेड होता है वहाँ पे, समझे। जिनको डिफाइन करा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, जिसमें आपके नेशनल पार्क्स आते हैं, सेंचुरीज आ जाती हैं, कंजर्वेशन या कम्युनिटी रिजर्व्स आ जाते हैं। अभी की बात करें तो प्रेजेंटली इंडिया के पास करीब 903 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं हमारे देश में, जिसमें कुछ 5% हमारे टोटल जियोग्राफिक एरिया का हमारे देश के कवर करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, टाइगर जो रिजर्व न्यूज़ में रहे उनको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ दिखा रहे हैं। खैर, अब बात आती है यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। कुछ टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले देखिए, काफ़ी कुछ ऐसी समझने की कोशिश करिएगा, आपको अच्छा रहेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर मैं आपको डिटेल दूं तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया होती है जहाँ पे जो जानवर वगैरह हैं वो रहते हैं, और उनके आसपास का एरिया को प्रोटेक्ट करा जाता है ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना आ सके। अब देखिए, कोई भी ऐसा एरिया
जो कि अदर देन ऐसे एरिया से है जो कि जिसमें कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट है, टेरिटोरियल वाटर्स हैं, आप इनको यहाँ पे जो राज्य की सरकारें हैं, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, उन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इन्हें घोषित कर सकते हैं। फिर समझिए, एनी एरिया अदर देन एरिया कंप्राइज विद एनी रिजर्व फॉरेस्ट और टेरिटोरियल वाटर्स कैन बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वो बना देंगे इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए, कुछ रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी इस सेंचुरी के अंदर अलाउ करा जाता है, इस एरिया के अंदर, जिसकी डिटेल्स दी गई है इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे भी रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, कुछ कर सकते हैं लेकिन कुछ हद तक काम हो सकता है इसके अंदर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 500 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे देश भारत के अंदर देखने को आपको मिलेंगी। फिर बात आती है कुछ भाई नेशनल पार्क्स के बारे में। देखो, नेशनल पार्क क्या है? एक ऐसा पार्क जिसे कंजर्वेशन पर्पस के लिए यूज करें, कंजर्व करने के लिए यूज करें, ज्यादा प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर हम देखें, अगर कंपैरिजन में देखें, अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कंपैरिजन में और नेशनल पार्क में किसे ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, तो भाई साहब नेशनल पार्क को ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, समझ गए। उसके साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का यहाँ पे जो राज्य की सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको ये पावर देता है कि आप कुछ एरियाज को नेशनल पार्क घोषित कर सकते हो, और कोई भी ह्यूमन की एक्टिविटी, किसी भी प्रकार से मनुष्य का इन्वॉल्वमेंट वहाँ परमिट नहीं करा जाता नेशनल पार्क के अंदर, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन वो है जिन चीज़ों को अलाउ करा गया है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के द्वारा परमिट करा गया हो स्टेट के अंदर, कुछ कंडीशंस जो कि दी गई हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, उसके अंदर अगर मान लो कि भाई चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने कुछ चीज़ों को परमिट कर दिया है तो एक अलग की बात है, वरना कुछ अंदर अलाउ नहीं होता ह्यूमन की एक्टिविटी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आते हैं भाई कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व। क्या? कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व। अब ये क्या है? ये देखिए, इस तरह की कुछ प्रोटेक्टेड एरिया की कैटेगरी है जिन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ही डिफाइन करा गया है। और ये आपकी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट आया था ना 2002 में, तब इसको लाया गया था, तब ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। नाम क्या है? कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व। अब देखिए, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे टिपिकली ये बफर जोन की तरह काम करता है ना, या आस पास के माइग्रेशन कॉरिडोर्स के बीच में आप कह लो बफर जोन का काम करेगा। ये जो इस्टेब्लिश्ड एक नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, या रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है हमारे देश के, उनके बीच में बफर जोन का काम करता है। इसका जो पार्ट्स है लैंड का इस एरिया के अंदर, ये प्राइवेटली ओन्ड होता है, समझे। ये जो पार्ट्स हैं, जो एरिया है, ये उसमें जो लैंड का कुछ हिस्सा है, ये प्राइवेटली ओन्ड है, और ऐसे एरियाज को कंजर्वेशन एरियाज के तौर पे कहते हैं, है ना। अगर ये यहाँ पे मान लीजिए कोई, इफ दे आर अनइनहेबिटेड या कंप्लीटली सरकार इनके हाथ में अगर ये एरिया है, तो इसको कंजर्वेशन एरिया कह देंगे, बट इसको यूज करा जाता है फॉर सब्सिस्टेंस बाय कम्युनिटीज। अब यहाँ पे समझो, ऐसे समझो कि जो राज्य की सरकारें हैं, मतलब जो स्टेट की गवर्नमेंट है, पहले कंसल्ट करती हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, ठीक है, उसके साथ कंसल्ट करती हैं, फिर लोकल कम्युनिटीज के साथ में, और उसके बाद किसी एरिया को कम्युनिटी या कंजर्व एरिया घोषित कर देती हैं। अभी की बात बताऊं तो अभी आपको 127 कम्युनिटी रिजर्व हमारे देश के अंदर मिलेंगे। मैक्सिमम कहाँ है? आपसे कोई पूछे मैक्सिमम कहाँ है, तो मैक्सिमम बता दीजिएगा कि मैम भैया मेघालय में मैक्सिमम आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया आता है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व क्या है समझिए। देखिए, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप उनको अलग से उनको टाइगर रिजर्व के तौर पे घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब जो स्पेसिफिकली टाइगर पे ध्यान दे रहे हैं तो वो टाइगर रिजर्व। इनको गवर्न कौन करता है? गवर्न करता है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी इसके बारे में, सॉरी इसके पहले टॉपिक में बात करी थी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट करती है प्रोजेक्ट टाइगर को, और उसके अंदर ये गवर्न होता है। अब देखिए, टाइगर रिजर्व के अंदर क्या होगा आपके भाई, इसके अंदर आपको एक कोर मिलेगा या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट मिलेगा। कोर या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट मिलेगा, जहाँ पे जिसे मैनेज करा जाता है ना। मतलब ये आप कह सकते हैं कि इसको एक ऐसे एरिया के तौर पे मैनेज करा जाता है, यहाँ पे जो इनवायलेट एरिया है, यहाँ पे आप कुछ
हरकत उल्टी सीधी नहीं कर सकते, या और एक बफर या पेरिफेरल एरिया इसके इमीडिएटली बाहर होगा। मतलब समझो, यहाँ से समझो, ये कोर एरिया है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो सकता, उसके बाहर एक बफर एरिया भी है ना, ताकि इस तक घुसने के लिए भी आपको बड़ा समय लग जाए। समझो, ये कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है, उसके आगे कुछ बफर एरिया, यहाँ पे थोड़ा हद तक कुछ कुछ अलाउ करा गया है, उसके बाद आता है थोड़ा और हद तक अलाउ करना, और फिर तो खैर नॉर्मल चीज़ें आ जाती हैं, समझे ना। तो अभी करेंटली बात करें तो यहाँ पे बच्चों आपको 50 टाइगर रिजर्व हमारे देश के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद आता है एक मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। अब देखिए, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया क्या है? ये एक ऐसी जगह है ओशन के अंदर जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज ज़्यादा स्ट्रिक्टली, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेट करी जाती हैं। आसपास के जो वाटर्स है, आसपास का जो पानी है, सिमिलर टू पार्क्स ऑन लैंड। अब देखो, यहाँ पे मामला ये होता है कि अगर मान लो कोई मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, और एक नॉर्मल उसी जैसी कोई बाहर दूसरी भी कोई वाटर चल रहे हैं, कोई वैसी बॉडी एक और भी है, लेकिन ऐसा अगर मान लो इसको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पर घोषित कर दिया, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसको प्रॉपर रेगुलेट करेंगे, स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे, समझ गए। और ये सारी जो जगहें हैं, यहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है नेचुरल या हिस्टोरिक मरीन रिसोर्सेज को। और कौन स्पेशल प्रोटेक्शन देता है? लोकल्स देते हैं, स्टेट देती है, टेरिटोरियल, नेटिव, रीजनल और कुछ नेशनल अथॉरिटीज़। ये सारा का सारा इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान प्रॉपर रखती हैं, इसलिए इनको मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बोलते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान ज़्यादा दिया जाएगा। उसके बाद जो इसके बाद आते हैं वो आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। काफ़ी फेमस है, ट्रिक्स भी मैंने सिखाई है बहुत अच्छे से। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है जो कि यहाँ पे यूनेस्को देता है। इसके अंदर आपको टेरिटोरियल भी हो सकते हैं, मतलब ज़मीनी तौर पे, मरीन भी हो सकते हैं, या कोस्टल इकोसिस्टम, कुछ भी आ सकता है इस बायोस्फीयर रिजर्व में। और बायोस्फीयर रिजर्व को डिवाइड भी किया जाता है। यहाँ पे 3 जोन है। यहाँ पे देखो, एक कोर है, जैसे मैंने बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल स्ट्रिक्ट होती है। उसके बाहर आ गई बफर जोन, ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ अलाउ करा। और उसके बाद आ गई यहाँ पे ट्रांजिशन जोन, यहाँ पे थोड़ा सा और अलाउ करा, तो मतलब डिग्री यहाँ पे हल्की, थोड़ी और टाइट, और एकदम टाइट हो जाता है, समझ गए। अभी हमारे देश के अंदर कुछ 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 13 जो है वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मतलब मैब के प्रोग्राम पे बेस्ड है, उनमें से तो 13 को ऐसे डेजिग्नेट करा गया है। बाकी टोटल बताऊं आपको तो 18 है, 18 है। फिर आता है बर्ड सेंचुरी। ये क्या है समझो। देखिए, बर्ड सेंचुरी जो होती है, ये ऐसी नेचर फैसिलिटीज़ हैं जिनको, मतलब समझो, जो बर्ड की स्पीशीज़ है ना, इनको कंजर्व करने के लिए या उनका नेचुरल हैबिटेट बरकरार रहे, इसलिए बनाई जाती हैं। और हमारे देश के अंदर करीब 70 से ज़्यादा बर्ड सेंचुरीज आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आते हैं नेचुरल कंजर्वेशन जोन, NCZ। ये क्या है? देखिए, NGT constituted a fresh committee to assess whether sub-regional plans for the protection of national conservation zone were consistent with the regional plan prepared by National Capital Region Planning Board। ना देखो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे एक फ्रेश कमेटी बनाई कि आप यहाँ पे देखिए कि जो सब रीजनल प्लान है इस आपके जो नेचुरल कंजर्वेशन जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या वो प्लान सही हैं, रीजनल प्लान के हिसाब से बनाए गए हैं, या उसके साथ चल रहे हैं, जिसे बनाया गया है नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग के बोर्ड के द्वारा, क्या ये सही है। और जो इम्पोर्टेंस है इस नेचुरल कंजर्वेशन जोन की, इम्पोर्टेंस ये है भाई कि कंजर्वेशन करना है रादर दैन रियल इस्टेट। यहाँ पे कंजर्वेशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ 0.5% ऐसे एरियाज में अलाउ किया जाता है, और वो भी तब किया जाता है जब वहाँ पे कुछ जैसे रीजनल पार्क्स या सेंचुरीज बनानी हो, तो उन सब काम के लिए किया जाएगा। ऐसे नहीं कि फ्लैट बना के बेचने लग गए। तो इस स्ट्रिक्टली आप समझ रहे हो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह कमर्शियल, रेजिडेंशियल, टूरिज्म या कुछ दूसरे रियल एस्टेट पर्पस के लिए आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो कंस्ट्रक्शन। कहाँ पे? नेचुरल कंजर्वेशन जोन्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आती है, आखिरी में हम बात करेंगे प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन के बारे में, प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन PSAZ के बारे में। तो देखिए, तमिलनाडु ने अनाउंस करा कि जो कावेरी डेल्टा का रीजन है,
कावेरी रिवर है ना नीचे, तो जो कावेरी डेल्टा का रीजन है भाई साहब, हम उस रीजन को प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन के तौर पे डिक्लेयर कर देंगे, ताकि यहाँ पे जो ऑयल वगैरह निकालने के जो प्रोजेक्ट वगैरह आ रहे हैं वो स्टेट के अंदर, है ना, द स्टेट्स राइस बॉल, वही तो वहाँ पे ये ये मतलब जो राइस वगैरह, आई एम सो सॉरी, जो ऑयल वगैरह एक्सप्लोर करने के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने से रोका जा सके। तो उस एरिया को उठा के ये कावेरी डेल्टा रीजन को प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन घोषित करने की बात कर दी इन्होंने, तमिलनाडु की सरकार ने। अब देखिए कावेरी डेल्टा जो जोन है इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आपका थंजावुर, तिरुवरूर, नागपट्टनम, पुदुकोट्टई और साथ में कुद्दलोर, अरियालूर, करूर और तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। और अगर एक बार प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन घोषित कर दिया तो इससे होता क्या है कि वो जो पर्टिकुलर एरिया होता है ना बच्चों, इसको कोई ऐसी परमिशन नहीं मिलती कि आप वहाँ पे कुछ नया नया प्रोजेक्ट लेकर आओ, जैसे कि कार्बन से रिलेटेड वगैरह कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट उसके अंदर आप नहीं ला सकते हो, है ना। तो ये होता है अक्सर लोग ना, क्या होता क्या है कि कई सारी सरकारें पैसों के चक्कर में करती क्या है कि कुछ चेंजेस ले आती हैं, क्योंकि ऐसे जो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लो कोई ऐसा एरिया है पहले से, ये तो अभी इन्होंने कंजर्व करने के लिए घोषित करने की बात की है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ऐसे कुछ एरियाज हैं जो प्रोटेक्टेड ऑलरेडी हैं और उनके अंदर से मान लो कोई बड़ा सा मिल के अंदर कोल रिजर्व है, कुछ भी है, तो ये इसमें ऐसे रूल्स ले आती हैं कि इसमें एक्सप्लोर करा जा सकता है। तो कुछ ऐसा होता है, और कुछ ऐसी भी सरकारें होती हैं जो पता है कि ऐसे एरिया में अगर हम ज़्यादा ये सब ऑयल वगैरह एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे वहाँ के नेचुरल हैबिटेट को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो ऐसे रूल्स लेके भी आ जाती हैं ताकि और प्रोटेक्शन इनको दिया जा सके। तो दोनों ही डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट को लेके हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की, या मतलब आप कह सकते हो कि जागरूक रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब कुछ टाइगर रिजर्व जो न्यूज़ में रहे, प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे जिम कॉर्बेट आप जानते हो उत्तराखंड के अंदर है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क जो है ये आपका दुधवा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। इधर आ जाइए तो इसी में ही राजा जी टाइगर रिजर्व है। उसके साथ इधर देखिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो ये पाक्की टाइगर रिजर्व है, असम के अंदर मानस है, मानस तो काफ़ी फेमस है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे गुच्चू पुच्चू बना हुआ है, एक बांदीपुर है, उसमें इसमें सत्यमंगलम है, पेरियार टाइगर रिजर्व हो गया, उसके साथ मुद्दुमलाई, उसके साथ वायनाड, नागरहोल, और यहाँ पे देखिए तडोबा टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ेगा आपको। उसके साथ रणथंभौर, काफ़ी यहाँ पे शेर वगैरह काफ़ी देखने को मिल जाते हैं सामने से, बातें नहीं है ये दुधुआ और जिम कॉर्बेट की तरह, मतलब मुझे तो नहीं दिखे, क्या राजस्थान में आपको दिख जाएंगे। तो ये सारा कुछ काफ़ी फेमस रहा, काफ़ी न्यूज़ में रहा। और इन सब की अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए कि अरे मैम आपने ऐसे ही बता दिया, ये क्या बात होती है, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी स्टेट में है ये, तो भाई देखो सीधी साफ बात, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए चले जाओ आप मेरी शॉर्ट ट्रिक वाली प्लेलिस्ट में, और एक बार में ना, अगर जिसमें से फेमस नेशनल पार्क हैं, बहुत सारे टाइगर रिजर्व उसके अंदर नहीं करे मैंने, और जो नेशनल पार्क्स हैं अगर ना याद हो तो फिर मतलब क्या मैं बताऊँ आके कहना, और बायोस्फीयर रिजर्व की भी वीडियो देख लो, शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी है कि मेरी गारंटी। चलिए खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा ये चार्ट्स भी हैं कुछ, यही है विजन आईएएस वाले, वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नेशनल पार्क क्या है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कम्युनिटी रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व क्या है ये भी एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से मैंने। उसके बाद यहाँ देखिए टाइगर रिजर्व वगैरह, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, उसके साथ बर्ड सेंचुरी और नेचुरल कंजर्वेशन जोन्स और प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन, सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया आखिरी में इसको भी बता के। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कहता है कुछ दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि न्यूज़ में रहे, आइए उनके बारे में कुछ जानकारी ले ली जाए। तो असम के अंदर बात करें तो दिब्रू सैकवा नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व ये रहा न्यूज़ में। क्या वजह क्या है न्यूज़ में रहने की? वजह देखिए ये है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का डिसीजन था कि हम यहाँ पे 7 वेल्स को इस पार्क के अंदर यहाँ पे ड्रिल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? यहाँ पे ड्रिलिंग करेंगे 7 वेल्स की इस पार्क के अंदर, और इस वजह से दिक्कतें यहाँ पे शुरू हो गई। अब जानते हैं क्या है आगे न्यूज़। देखो भाई, रिवर्स अगर हम देखें इस पार्क के आसपास देखें तो लोहित रिवर देखने को मिलेगी और ब्रह्मपुत्रा रिवर देखने को मिलेगी नॉर्थ में,
एंड दिब्रू रिवर आपको इसके साउथ साइड में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके साथ फॉरेस्ट की बात करें तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, लिटोरल और स्वाम्प फॉरेस्ट, साथ में कुछ वेट ग्रीन फॉरेस्ट के पैचेस भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद लार्जेस्ट सेलिक्स स्वैम्प फॉरेस्ट जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है, ये आपको इस रिजर्व के अंदर ही मिलेगा। और फौना की बात करें तो टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, स्मॉल इंडियन सिवेट, गैंजेटिक डॉल्फिन, स्नो लॉरिस वगैरह यहाँ पे है। इसको जाना जाता है काफ़ी इम्पोर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया के तौर पे। समझ गए आप इसके बारे में। उसके बाद आता है नेक्स्ट भाई पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये क्यों है न्यूज़ में, आइए ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, इसको मिनी काजीरंगा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे राइनो की पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट डेंसिटी है। हाईएस्ट डेंसिटी है मतलब ये पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सबसे ज़्यादा राइनो रहते होंगे। और सेकंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन है यहाँ पे राइनो का आसाम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद। मतलब काजीरंगा के बाद यहाँ पोबितोरा में आपको राइनोज देखने को मिलेंगे जो कि आसाम के अंदर है। ठीक है, अब देखिए ये पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप 3 अलग अलग कैटेगरी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और वाटर बॉडीज या फिर बील्स वगैरह कह लो आप। और रिवर्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी बाउंड्री जो है वो गरंगा बील साउथ में जो है बनाती है और रिवर ब्रह्मपुत्र इसके नॉर्थ में है। जानवरों की बात करें, फौना की बात करें तो आपको यहाँ पे लेपर्ड, एशियाटिक वाटर बफेलो, जंगल कैट्स, फ्लाइंग फॉक्स, वाइल्ड बोर, फिशिंग कैट, साथ में शॉर्ट नोज्ड फ्रूट बैट, बार्किंग डियर, ग्रे मास्क शिव वगैरह देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। आइए जानते हैं इसके बारे में। काजीरंगा रिसेंटली बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लड्स आया था, बाढ़ यहाँ बहुत आई थी, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था, आपने सुना होगा। तो पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था 1985 में और एक टाइगर रिजर्व इसको बना दिया गया था 2006 में। इसके साथ पार्क को जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के तौर पे भी माना जाता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। और यहाँ पे एविफोनल स्पीशीज वगैरह, ये बर्ड्स वगैरह को काफ़ी ज़्यादा कंजर्व करते हैं। बाकी रिवर्स की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा, दिफलू, मोरा दिफलू और मोरा धनसिर यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सही है, आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे आपको अगर फॉरेस्ट की बात करें तो एल्यूवियल बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ग्रासलैंड मिलेंगी, ओवरलोड ग्रासलैंड है यहाँ पे, एल्यूवियल सवाना वुडलैंड है, साथ में ट्रॉपिकल मॉइस्ट मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वही जगह पे अगर हम फौना की बात करें तो इंडियन राइनोसोरस, हुलॉक गिबन, टाइगर लेपर्ड, इंडियन एलिफेंट, स्लॉथ बियर, वाइल्ड वाटर बफलो और स्वैम्प डियर वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ यहाँ पे देखिए कि अगर हम फ्लोरा की बात करें मतलब प्लांट्स में देखें तो कुंभी, इंडियन गूसबेरी, कॉटन फ्री और एलिफेंट एप्पल यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ बहुत सारी हैं, जैसे कि लेसर आपको कुछ वाइट फ्रंटेड गूस थोड़े से देखने को मिलते हैं। उसके साथ यहाँ पे जो है फेरोजीनस डक मिलेगी, बेयर्स, पोचर्ड डक मिलेगी और लेसर्ड एडजेक्टेंट, ग्रेट एडजेक्टेंट, उसके साथ ब्लैक नेक्ड स्टॉक, साथ में एशियन ओपन बिल स्टॉक। ये सारी की सारी ना सेंट्रल इंडिया से होकर आती हैं विंटर के टाइम पे, विंटर सीजन के टाइम पे। अब देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, आता है यहाँ पे पक्की टाइगर रिजर्व। तो हुआ क्या कि रिसेंटली पक्की टाइगर रिजर्व ने यहाँ पे इंश्योरेंस कवर दिया कोविड-19 के अगेंस्ट अपने पूरे ही स्टाफ को, फ्रंटलाइन स्टाफ को। और ये कहाँ पे है, ये आपको जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं वहाँ के फुटहिल्स में मिलता है, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश की है वहाँ पे। यह आपका ईस्टर्न हिमालयाज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आता है। अब बात आती है कौन कौन सी रिवर्स यहाँ से बहती हैं। तो इसमें भरेली आप कह लो, कमेंग रिवर है,
वेस्ट और नॉर्थ में, और पाकी रिवर है ईस्ट के अंदर। वही जगह फॉरेस्ट की बात करें तो लो लैंड, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, साथ में ईस्टर्न हिमालय ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद फौना की बात करें तो बार्किंग डियर, हॉक डियर, हॉर्नबिल, एलिफेंट वगैरह यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कर्नाटका की तरफ। तो कर्नाटका में आता है बंदीपुर नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पे है? ये चामराजानगर कर्नाटका के अंदर है, और ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। ये बात ध्यान रखिएगा। बंदीपुर नेशनल पार्क जो है, इसे लार्जेस्ट हैबिटेट माना जाता है वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए साउथ एशिया में। इसकी बाउंड्री करीब 3 नेशनल पार्क से जो है अटैच है। इनका नाम नागरहोल नेशनल पार्क है जो कि कर्नाटका में है। दूसरा है वायनाड नेशनल पार्क, काफी फेमस, केरला के अंदर। तीसरा है मुदुमलाई नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु के अंदर है। रिवर्स की बात करें तो पार्क में जो है वो आपको कबीनी रिवर मिलेगी नॉर्थ के अंदर, और मोयार रिवर मिलेगी आपको साउथ के अंदर। वही जगह फॉरेस्ट देखिए तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे ज्यादा है। फौना की बात कर लें, देखिए जानवर में यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 3rd हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है इसके अंदर, बंदीपुर नेशनल पार्क के अंदर। और इंडियन एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, धोल, सांभर, स्लॉथ बियर, चित्तल वगैरह भी आप बंदीपुर नेशनल पार्क में देख सकते हैं। तो जरूर एक बार घूम कर आइए। फिर आता है नागरहोल नेशनल पार्क। ये भी यही है, कर्नाटका के अंदर है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विद प्लेस अ ट्रैफिक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। अब देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक ट्रैफिक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को रोड्स और उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ पे, ये जो नागरहोल नेशनल पार्क है इसके आसपास, जिसे हम लोग राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, वहाँ लगाएगा। क्या लगाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? ट्रैफिक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लगाएगा, ताकि ये चीज़ रहे कि भाई देखो फॉरेस्ट के लॉज वगैरह जो हैं, वो जो मोटरिस्ट हैं जो निकलते हैं वहाँ से गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके, वो बाकायदा फॉलो कर पाएँ, और यहाँ पे रोड पे जो इतने एक्सीडेंट होते हैं, मौतें होती हैं, वो ना हो पाए। देखिए नागरहोल नेशनल पार्क जो है ये आपको कोडागू और मैसूर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा कर्नाटका की। उसके साथ बांदीपुर, मुदुमलाई और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके आसपास हैं, लगे हुए हैं मतलब इससे। अब देखिए रिवर्स की बात करें तो नागरहोल रिवर्स बह के जाती है इस पार्क से और धीमे धीमे ज्वाइन कर लेती है वो काबिनी रिवर को, जो बाउंड्री बनाती है नागरहोल और बांदीपुर के बीच में। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए फौना की बात करें तो चित्तल स्पॉटेड डियर जो होती है ना, वो दिखेगी यहाँ पे। इंडियन माउस डियर, गौर, स्ट्राइप नेक्ड और रूडी मोंगूसेस, ग्रे लंगूर। उसके साथ यहाँ पे जो है बोनेट मकाओ, एशियन वाइल्ड डॉग, लेपर्ड, टाइगर वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं केरला स्टेट की। तो इसके अंदर देखिए पेरियार टाइगर रिजर्व काफी फेमस है। ये आपको हाई रेंजेस वेस्टर्न घाट्स की है वहां मिलेगा एट थेक्काडी, केरला के अंदर। इसका हाईएस्ट पीक जो है वो कोत्तामाला, ये मालूम है 2016 मीटर ऊपर है। ये आपको देखने को कार्दामोम हिल्स के अंदर मिलता है और पांडलम हिल्स में मिलता है, जो कि साउथर्न वेस्टर्न घाट्स के हैं ना, सदर्न वेस्टर्न घाट्स के हैं। रिवर्स की अगर मैं आपको बात बताऊं तो रिवर्स यहाँ पे जो है वो आपको मुल्लायार, पंबा और पेरियार रिवर्स यहाँ ड्रेन होती हैं। फिर अगर हम यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करें तो मन्नानास, पलियान्स, मलयारन, मलयरयंस ओके काफी टफ था। ओके, माला, पंडराम्स, उसके साथ उरालिस और उलादंस, ये कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। फॉरेस्ट की बात करें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो आप देख सकते हो, दैट आल्सो हैव द ओनली साउथ इंडियन कॉनिफर पोदोकार्पस वल्ली चियानस, तो ये आपको मिलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे। उसके साथ फौना में बात करें तो जानवरों में आपको लायन टेल्ड मकाओ, बोनेट मकाओ, नीलगिरी लंगूर, मशीर फिश, उसके साथ एशियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, इंडियन बाइसन, सांबर डियर, स्मूथ कोटेड ऑटर वगैरह कई सारे ऐसे जानवर मिलेंगे। बढ़ते हैं महाराष्ट्र स्टेट की तरफ, जिसमें आपको तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के बारे में बताऊंगी। ये आपको चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की है, वहां पे मिल जाएगा। और ये महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। नाम क्या है? तदोबा अंधारी नेशनल टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब रिवर्स देखें तो अंधारी रिवर यहाँ पे होके जाती है। और फॉरेस्ट यहाँ पे आपको सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस
टीक फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। वही जगह जानवरों की बात करें, फौना में आपको लेपर्ड, चीतल, उसके साथ चिंकारा, लंगूर, नीलगाय, बार्किंग डियर, ब्लू बुल, स्पॉटेड डियर, फ्लाइंग स्क्विरल, स्लॉथ बियर, गौर, धोल वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और आखिरी में राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। आखिरी में क्या मतलब आगे ही है, नेक्स्ट है रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। ये आपको सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की है ना, यहाँ मिल जाएगा। और ये अरावली और विंध्या जो हिल रेंजेस हैं उनके बीच पड़ता है। ये बात कुछ 1973 की है, जब इसको वन ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के तौर पे डिक्लेयर करा गया था। रिवर्स की बात करूं तो इसमें नॉर्थ में देखें तो बानस रिवर है और साउथ में देखें तो चंबल रिवर है। वही जगह फॉरेस्ट देखिए तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। और फौना की बात करें तो बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, वाइल्ड बोर, सांभर, स्ट्राइप्ड हाइना, स्लॉथ बियर, सदर्न प्लेन्स, ग्रे लंगूर, रेसस मकाओ, उसके साथ मगर, क्रोकोडाइल, चीतल वगैरह यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ, जो क्या है भाई तमिलनाडु। तमिलनाडु में है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। ये आपको नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट जो कि तमिलनाडु के वहाँ मिल जाएगा। और इसकी बाउंड्री बनती है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला वाले के अंदर वेस्ट साइड से, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका का है उससे नॉर्थ साइड से। ठीक है, ये समझ लीजिए, इस तरीके से मामला चल रहा है। ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, और पहला ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में जिसे 1986 में डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को। रिवर यहाँ पे मोयार रिवर मिलती है देखने को। और फिर अगर हम यहाँ के फौना की बात करते हैं तो यहाँ पे टाइगर, एलिफेंट, इंडियन गौर, पैंथर, सांभर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, माउस डियर, कॉमन लंगूर, मालाबार जाइंट स्क्विरल, वाइल्ड डॉग, मैंगूस, उस साथ जंगल कैट, हाइना वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और आखिरी में उत्तराखंड में देखें तो भाई आता है गंगोत्री नेशनल पार्क। देखिए रिसेंटली उत्तराखंड ने यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर को अलाउ कर दिया है गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर, कि वहाँ पे आप रोड्स वगैरह बना सकते हैं ताकि आईटीबीपी के जो पर्सनल हैं चाइना बॉर्डर के पास में वो यहाँ पे मूव कर सकें। ठीक है, इस आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। अब देखिए गंगोत्री ग्लेशियर जो जहाँ से ये रिवर गंगा निकली है, ये गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर ही लोकेटेड है। ये एक हाई एटीट्यूड इकोसिस्टम है, काफ़ी ऊंचाई पे है ना। यहाँ पे बहुत सारा इसमें इन्फ्लुएंस है फ्रॉम ट्रांस हिमालयन एलिमेंट्स, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हों, सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे भागीरथी रिवर यहाँ से बहती है। और फौना की बात करें तो स्नो लेपर्ड हो गया, उसके साथ जो है भरल या फिर ब्लू शीप कहते हैं, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, हिमालयन मोनल, हिमालयन स्नोकॉक, हिमालयन थार, मस्क डियर वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लोरा एंड फौना इन न्यूज़। देखते हैं कौन कौन से फ्लोरा फौना न्यूज़ में रहे। तो सबसे पहले जो आते हैं वो आता है ब्लैक पैंथर। ओ बाबा रे बाबा, टेरेस्ट्रियल स्पीशी में है, ये काफ़ी फेमस है। ये रिसेंटली ब्लैक पैंथर को स्पॉट किया गया कबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका के अंदर। और ये कबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंशी दंदेली सेंचुरी कर्नाटका के अंदर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर, और तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। फीचर्स की बात करें तो ब्लैक पैंथर एक बड़े बड़े आप कह लो फीलाइंस, मतलब आपके फैमिली है कैट्स की। ब्लैक पैंथर तो आपने देखा ही होगा, ये कैरेक्टराइज करे जाते हैं बाय कोट ऑफ ब्लैक फर। इनके ऊपर ब्लैक फर होता है, आप कह लो काफ़ी ज़्यादा इनके ब्लैक स्पॉट का कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। और हर एक स्पीशी में कुछ तरह का कॉम्बिनेशन होता है, कुछ एलील्स का, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ डार्क पिगमेंट मेरिलिन इनके अंदर प्रोड्यूस होता है एनिमल के। ये जो ब्लैक पैंथर है इसके फर और स्किन के ऊपर, और इसीलिए ये यहाँ पे काले हो जाते हैं। तो मेलनिस्टिक जो लेपर्ड है ऑफन इनको ब्लैक पैंथर या फिर जैगुआर बोलते हैं, काले काले होते हैं ना। अब ये वर्ड जो है ना एलीज, तो इसका मतलब मालूम है क्या होता है? अब देखिए होता क्या है, जैसे एक जीन है, जीन के अंदर एक या एक से ज़्यादा एलीज ऐसे हो सकते हैं। अब वो सपोज दो हैं तो एक आपका पापा की साइड से आ जाएगा, एक मम्मी की साइड की जीन हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक जैसे ही दो
है ना? तो ऐसा कुछ होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेलानिन ज़्यादा है इसके अंदर, तो डार्क पिगमेंट मेलानिन होता है और इसकी वजह से काले दिखते हैं। फिर आती है बात सैल फॉरेस्ट टॉर्टोइस या इलोंगेटेड टॉर्टोइस की, मतलब इंडो तेस्तु दो इलोंगाता। ये बहुत ज़्यादा देखते हो आपको ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलेगा, और साउथ ईस्ट एशिया में भी आपको मिलेगा। अगर हम खतरे की बात करें तो इनको काफ़ी ज़्यादा हंट कर लिया जाता है, खा जाते हैं लोग इनको, या इनको लोकल यूज़ के लिए, जैसे कि डेकोरेटिव मास्क वगैरह बनाने के लिए इनको जो है इनको मार वार देते हैं। इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड की बात करें तो उसके अंदर है। अगर हम देखिए आईयूसीएन के स्टेटस की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये टॉर्टोइस। उसके बाद बात करेंगे इंडियन पैंगोलिन के बारे में। तो देखिए उड़ीसा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा है कि आप सही से देखिए ज़रा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, ताकि पैंगोलिन की पोचिंग और ट्रेडिंग को देखें कि भाई किस हद तक हो रही है, उस पर रोक लगाएं। पैंगोलिन्स क्या होते हैं? ये टूथलेस, इनके दांत नहीं होता। नॉकटर्नल मतलब रात में जगने वाले, और बरोज वह रहते हैं छोटे छोटे। ये आपके कह सकते हो मेनली एंड्स वगैरह खाते हैं, टर्माइट्स वगैरह, दीमक और जो चींटी है उसको खा के रहते हैं। यहाँ पे 8 स्पीशीज होती हैं पैंगोलिन की, चाइनीज, सुंदा, फिलिपिन एंड इंडियन पैंगोलिन, और साथ में 4 आपका अफ्रीकन स्पीशीज होती हैं। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में आपको देखने को मिलेगा। खतरा इनको ये है कि इनकी हंटिंग होती है, इनकी पोचिंग हो जाती है, लोकल कंजम्पशन के लिए खा जाते हैं लोग इसे, इंटरनेशनल ट्रेड भी करते हैं इसका मीट वगैरह, तो ये सब कुछ इनके साथ करते हैं। देखिए इंडियन पैंगोलिन और चाइनीज पैंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये आपको दोनों ही इंडिया में देखने को मिलेंगे, और दोनों ही को शेड्यूल 1 और पार्ट 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर रखा गया है। आखिरी में आईयूसीएन का स्टेटस देखिए इंडियन पैंगोलिन का, तो वो आपको इंडेंजर्ड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है काराकल। जानते हैं ये क्या है? देखिए रिसेंटली हुआ क्या कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने काराकल को अपनी लिस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर इंक्लूड कर लिया। तो इससे क्या होगा? इससे यहाँ पे भाई जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के, तो भाई कुछ जो कंजर्व करने के लिए इनको कदम उठाए जा रहे हैं वो करे जाएंगे। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नाम देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो इसके लिए इनको कंजर्व करने की बात है। अभी की बात करें तो यहाँ पे करीब 22 स्पीशीज़ हैं जो इस रिकवरी के प्रोग्राम के अंदर आ रही हैं, स्कीम के अंदर आ रही हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में। और काराकल क्या होती है? एक मीडियम साइज की वाइल्ड कैट होती है, जो कुछ पार्ट्स में आपको राजस्थान और गुजरात के देखने को मिल जाएगी। आईयूसीएन के स्टेटस के हिसाब से देखें तो ये लीस्ट कंसर्न है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आपको इनका जो है अफ्रीका के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है खराई कैमल। देखिए ये क्या है? एक बड़ा यूनिक तरह की ब्रीड है कैमल की, जो सिर्फ और सिर्फ आपको कच्छ, जो कि गुजरात के अंदर है, यहाँ मिलेगी। और इनकी स्पेशल एबिलिटी है कि ये चाहे ड्राई लैंड हो और चाहे सी हो, दोनों ही जगह पे ये जिंदा रह सकते हैं। मतलब स्विमिंग वगैरह कर लेंगे सी वाटर में 3 किलोमीटर तक, और सलीन प्लांट्स मतलब जो नमकीन जो पेड़ पौधे हैं खा के, मरून मैंग्रोव वगैरह खा के ये जी लेंगे। सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड चॉइस है ये ग्रेजियर्स की इन द एरिड कोस्टल रीजन ऑफ कच्छ। अब देखिए खराई ये एक सेपरेट ब्रीड के तौर पे रिकॉग्नाइज करे गए थे 2015 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। क्या नाम है? खराई कैमल। फिर आती है यहाँ पे बात गौर या फिर इंडियन बाइसन की। तो देखिए पहला पॉपुलेशन एस्टिमेशन जो हुआ है इंडियन गौर का, ये नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन में हुआ कुछ रिसेंट सालों में, और ये देखने को मिला कि मोर देन एस्टिमेटेड 2000 इंडियन गौर्स आपको पूरे ही डिवीजन के अंदर देखने को मिले हैं। एस्टिमेशन से ज़्यादा मिले हैं। और गौर जो होता है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और टॉलेस्ट बोवीन है, मतलब ये आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। बोवीन का मतलब जानते हैं क्या होता है? ये काऊ या बफेलो की तरह दिखने वाला, और आईयूसीएन के स्टेटस के हिसाब से वल्नरेबल है। फिर बात आती है धोल की, एशियाटिक वाइल्ड डॉग। कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जो है वो हाई रैंक करते हैं कंजर्व करने में इंडेंजर्ड धोल को, स्टडी के हिसाब से देखा गया है। और धोल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज एन एपेक्स प्रीडेटर इस फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में।
धूल आपको वाइड वैरायटी कई जगह पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपका डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट में, एल्पीन स्टेपी में। उसके साथ इंडिया के अंदर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा धूल्स पूरे वर्ल्ड के हमारे देश के अंदर है, और आईयूसीएन के स्टेटस के हिसाब से ये इंडेंजर्ड है। फिर नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे हिमालयन ब्राउन बियर के नाम से, बड़ा ही टफ नाम है उसका बायोलॉजिकल, उर्सो साक्टो सीसा बेरिनस ये नाम है। और एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से, जो हिमालयन ब्राउन बियर के ऊपर एक स्टडी हुई थी, उनके हिसाब से देखा गया कि यहाँ पे देखा गया कि एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन, मतलब कमी देखने को मिली है सूटेबल जो इनका हैबिटेट जहाँ रहते हैं, और भाई जो बोला जो जहाँ पे ये रहते हैं उस हैबिटेट में, उस बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स में कमी देखने को मिली है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्निवोर है हाईलैंड्स में, हिमालयाज के हाईलैंड्स में, हिमालयन ब्राउन बियर। और अगर हम रेंज देखें तो ये हायर रीचेस आपके हिमालयाज में है, माउंटेन एरियाज के ऊपर है, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत और इंडिया के अंदर। और हमारे देश भारत के अंदर इनको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में भी जो है देखा जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और आईयूसीएन के स्टेटस के हिसाब से ये इंडेंजर्ड पाए जाते हैं। फिर बात करेंगे पोलर बियर्स की, तो एक नई स्टडी के हिसाब से देखने को मिला कि पोलर बियर्स ये एक्सटेंट हो सकते हैं 2020, मतलब 2000 क्या 2100 तक, मतलब यहाँ पे जैसे ही हमारी ये वाली 21st सेंचुरी खत्म होगी, बस ऐसा हो सकता है कि पोलर बियर एक्सटेंड कर जाए, अनलेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन आर रिड्यूस्ड, अगर ग्रीन हाउस गैस के एमिशन कम नहीं हुए तो। देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है कार्बन एमिशन की वजह से, और इसकी वजह से होता क्या है कि आर्टिक सी की आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, जो हम जानते हैं। और भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आइस मेल्ट हो जाएगी तो पोलर बियर का घर भी छिन जाएगा, तो कहाँ रहेंगे पोलर बियर? आर्टिक सी पे रहते हैं, वहाँ पे ही जो है सील्स को हंट करते हैं, और क्लाइमेट क्राइसिस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है। आईयूसीएन के स्टेटस के हिसाब से वल्नरेबल है। अब कुछ प्लांट स्पीशीज की भी बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ बात आती है पिनंगा एंडमैनेंसिस के बारे में। ये काफ़ी एक रेयर पाम है, और ये आपको साउथ अंडमान आइलैंड में ही देखने को मिलेगा। इसकी पूरी पॉपुलेशन नेचुरली आपको सिर्फ छोटी छोटी एवरग्रीन फॉरेस्ट पॉकेट, जो कि आपका साउथ अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क में है, यहीं पे देखने को मिलेगी। आईयूसीएन के स्टेटस के हिसाब से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं पाइप वर्ड्स की। अच्छा, जब ये सब पढ़ूँ ना तो मतलब देयर आर नंबर ऑफ प्लेसेस जहाँ मैं घूमी हूँ, बट बहुत ही दिल चाहता है, आपका दिल चाहता है कि नहीं चाहता है कि मतलब हर एक जगह जाके देखें कि ये सारे सारे जानवर सामने से कैसे लगते हैं? बताइएगा मुझे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब कभी मौका मिला तो पूरा घूमने का काफ़ी अच्छा लगेगा। खैर, बात करते हैं पाइप वर्ड्स के बारे में। तो साइंटिस्ट जो कि अगहार कर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एआरआई है पुणे के अंदर, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इन्होंने ये देखने को मिला कि 2 स्पीशी पाइवॉट्स की महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर देखने को मिली हैं। अब जो एक है वो रिपोर्ट करी गई है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र की है, वहां से उसका नाम रखा गया है एरियोकोलन पार्वी से फिल्म। ये इसका जो छोटा सा इनफ्लोरेसेंस, छोटा साइज है, इस वजह से ये नाम रखा गया। और दूसरे का नाम जो कि रिपोर्ट करी गई है कमता कर्नाटका के अंदर, इसको नाम दिया गया है एरियोकोलन कारावलेंस। कारावलेंस क्यों? क्योंकि कारावली जो कोस्टल कर्नाटका रीजन है उसके नाम पे इसको नाम दिया गया है। पाइपवुड्स एरियोकोलन जो है ये एक प्लांट का ग्रुप होता है जो अपनी लाइफ साइकिल को एक छोटे से पीरियड में ही, ड्यूरिंग द मॉनसून ही ये पूरा आएगा और कंप्लीट करके खत्म हो जाएगा। ज़्यादातर जो रिपोर्ट करे गए हैं वो वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में देखे गए हैं। करीब 70% ये हमारे देश के अंदर ही मिल जाएंगे आपको। अब देखिए ये जो है ये मायरिड, इसके अंदर मतलब कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि एंटी कैंसरस होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद एनाल्जेस्टिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टी इसकी होती हैं, तो काफ़ी अच्छी अच्छी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए इस पे थोड़ा ध्यान दिया गया है। बात आती है हिमालयन ट्रिलियम की, है ना? तो ये क्या है, इसको हम लोग नग छत्री के नाम से भी जानते हैं, और ज़्यादा ये मतलब कॉमन हब है टेम्परेट और सब एल्पिन जोन्स का हिमालयाज की। मतलब यहाँ देखिए तो इंडिया, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर। इंडिया के अंदर ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है। प्लांट्स
सबसे ज़्यादा कमर्शियल प्लांट बन गया, इसकी ट्रेडिंग बहुत होती है। हिमालयन रीजन का अगर हम बात करें, तो हिमालयन रीजन का सबसे ज़्यादा ट्रेड करा जाने वाला कमर्शियल प्लांट बन गया, क्योंकि इसकी मेडिसिनल क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, एंटी कैंसर है, एंटी एजिंग एजेंट है। तो कभी जाओ तो लेकर आ जाओ, जवान रहोगे, खूबसूरती का राज। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसकी लॉन्ग लाइफ साइकिल होती है, पुअर कैपेसिटी है इसके सीड डिस्पोजल की। यही एक इसको सबसे बड़ा खतरा है। आईयूसीएन के स्टेटस के हिसाब से बच्चों ये इंडेंजर्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्म कमल फ्लावर के बारे में। देखिए रिसेंटली हुआ क्या कि ब्रह्म कमल जो है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में खूबसूरती से उगा। और ब्रह्म कमल को किंग ऑफ हिमालयन फ्लावर्स भी बोलते हैं। स्टेट फ्लावर है ये उत्तराखंड का, इकलौता ऐसा फ्लावर जिसे जो ब्लूम होता है आफ्टर सनसेट, मतलब सूरज के ढलने के बाद ये खिलता है। और जो है सिर्फ साल में एक बार खिलता है। ब्रह्म कमल ये नाम रखा गया है ब्रह्मा के नाम पे, गॉड ब्रह्मा है ना, उनके नाम पे। और जाना जाता है गुड लक के लिए है, प्रॉस्पेरिटी के लिए है। इसके कुछ इसको स्क्रिप्चर्स वगैरह में भी इसका नाम देखने को मिलता है। कई सारे होली श्रिंस को ये ऑफर कराया जाता है। इसमें केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, तुंगनाथ में इनको चढ़ाया जाता है इस फूल को। करीब 2 घंटे लगते हैं इसको खिलने में। और करीब 8 इंच का डायमीटर इसका होता है, काफी बड़ा सा हो गया, खूबसूरत सा। और साइंटिफिकली ये 100 सूर्या और वेललता के नाम से जाना जाता है। सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन इफ आई एम रॉन्ग। एंड ये कुछ आप कह लो कि बिलोंग करता है थ्रिस्टल ट्राइब, जो कि फ्लावरिंग प्लांट की होती है, उससे ये बिलोंग करता है। हाईली वैल्यू है, काफ़ी इसकी इज्जत है तिब्बतियन मेडिसिन में, आयुर्वेदा में, क्योंकि इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर जैसे कट वगैरह लग गया, कहीं ब्रूस आ गया, मतलब जो धक्का सा आता है, खून जो जम जाता है, इन सबको ट्रीट करने में काफ़ी असरदार होता है। इसका नेचुरल हैबिटेट जो है वो श्रिंक हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दसियों सालों से, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ह्यूमंस इतना चले आते हैं, ओवर हार्वेस्टिंग होती है, तो ये सब दिक्कतें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात आती है कुछ एक्वेटिक स्पीशीज के बारे में। तो देखिए भाई, पहली जो है वो घड़ियाल की बात करेंगे, गैवियलिस गैंजिटिकस। तो रिसेंटली कुछ 40 तरह की जो घड़ियाल है उनको रिलीज करा गया घाघरा रिवर में, बहराइच फॉरेस्ट डिवीजन जो कि उत्तर प्रदेश की है उसके द्वारा। घाघरा एक मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। और ये आपको करनाली करनाली रिवर इट मतलब जो राइज होती है वो करनाली रिवर के नाम से होती है, हाई हिमालयाज में, साउथ तिब्बत में। ये इट इज़ फाउंड मेजरली इन चंबल रिवर। ये जो है, ये जो घड़ियाल है वो मेनली जो है वो चंबल रिवर में देखने को मिलते हैं। और कुछ सेटेलाइट पॉपुलेशन इनकी गिरवा रिवर में भी देखने को मिली है। गिरवा रिवर जो कि आपकी ये जो आपका कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे। रामनगर रिवर में भी मिली है, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर है। और सोन रिवर के अंदर भी मिली है। आईयूसीएन का स्टेटस इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताता है। बात आती है दुगोंग की। तो वर्ल्ड दुगोंग डे 2020 को ऑब्जर्व करा गया। इसका थीम रहा सेव दुगोंग सेव लाइवलीहुड। क्यों, समझिए। दुगोंग, जिन्हें हम लोग आम भाषा में सी काऊ के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड की इकलौती वेजिटेरियन मरीन मैमल है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है इसके लिए। ये आपको वार्म कोस्टल वाटर्स में मिलेगी, ईस्ट अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक, जिसमें आपका रेड सी, इंडियन ओशन और पैसिफिक भी आता है। खतरा क्या है? डिस्ट्रक्शन और मॉडिफिकेशन, इनके हैबिटेट बर्बाद हुआ जा रहा है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वैसे स्ट्राइक, अनसस्टेनेबल हंटिंग की होती है, पोचिंग होती है, और अनप्लान टूरिज्म की वजह से ये बर्बाद हो रही हैं। और आईयूसीएन के स्टेटस हिसाब से ये बच्चों वल्नरेबल है। फिर आती है हिल्सा फिश। देखिए हिल्सा फिश बद बूथ प्रोजेक्ट गुजरात का जो है, उसमें कह लो आप एक कॉजवे कम वेयर बैरेज बन रहा है नर्मदा रिवर के अक्रॉस में। ये माना जा रहा है कि ये इंटरफेयर करेगा, ये जो माइग्रेशन होता है ना, बीच में ब्रीडिंग साइकिल है ना हिल्सा का, उसमें ये प्रोजेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखा सकता है। हिल्सा एक मरीन फिश है जो यहाँ पे जो अपस्ट्रीम से माइग्रेट करती है और यहाँ पे ब्रैकिश वाटर मतलब सॉल्टी वाटर तक पहुँचती है, जो कि नर्मदा एस्चुरी के हैं नियर बारूच, ताकि यहाँ पे फॉर स्पॉनिंग। यूजुअली कब आती हैं? ये मॉनसून मंथ्स में आती हैं। स्पॉनिंग मतलब प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए आती हैं, मॉनसून मंथ्स में आती हैं। एक तरह की ऑयली फिश है ये, जिसे कॉमन है ये बंगाली और उड़िया क्यूजीन्स में, मतलब खाने में, यहाँ बंगाल में और उड़ीसा में काफ़ी खाते हैं।
और अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल और कुछ पार्ट्स में असम की, तो इसका रिलीजियस वैल्यू भी है, मतलब इनको कुछ भगवान को चढ़ाया भी जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हम्प बैक्ड मन मशीर। ये एक बड़ा सा फ्रेश वाटर फिश है और ये आपको कावेरी रिवर बेसिन में देखने को मिलेगा। ये जानी जाती है टाइगर ऑफ द वाटर के नाम से भी, याद रखिएगा, हम बैक्ड मशीर। कावेरी जो है वो आपका अ, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है वेस्टर्न घाट्स की कर्नाटका के अंदर, और ये तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। खतरा क्या है हम बैक्ड मशीर को? देखो भाई, फिशिंग मेथड्स बहुत डिस्ट्रॉय करते हैं। डैम वगैरह जो बन गए हैं इसकी वजह से फ्लो रेट रिवर का कम हुआ है और इस वजह से मर रहे हैं। पोल्यूशन भी कुछ वजह है। आईयूसीएन के स्टेटस के हिसाब से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये। कुछ दूसरे क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक्वेटिक स्पीशीज का इंडिया के अंदर नाम बताऊं तो गैंजेस शार्क हो गई, पौंडीचेरी शार्क हो गई, लार्ज टूथ सॉ फिश वगैरह इसमें आते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट, अगर भाई इसी का ही नाम मैंने बता दिया था ना, बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। इसको हम लोग स्कॉर्पिया नॉस्पिसिस नेग्लेक्टा भी बोलते हैं। रिसेंटली इसको गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिला। अच्छा, इसका बायोलॉजिकल नेम अगर थोड़ा सा टफ है, कुछ गड़बड़ सड़बड़ हुआ हो तो माफी। तो रिसेंटली इसको गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर देखने को मिला, और ये पहली दफा था ये पर्टिकुलर स्पीशी को हमने यहाँ पे देखा कि ये इंडियन वाटर में टहल रही है आराम से। फिश को हम लोग स्कॉर्पियन फिश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो स्पाइंस हैं उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन वेनम, मतलब ये वाला जहर आपको देखने को इसके अंदर मिलेगा, और ये अपना कलर बदल सकती है। यहाँ पे आसपास की सराउंडिंग जैसी है उस हिसाब से अपना कलर ये रख सकती है, ताकि ये जो प्रेडेटर्स हैं वो उनसे जो है ये भाग सके, है ना, इसके मतलब छुप सके, सॉरी, है ना। और जब ये बिल्कुल उनको अपना निशाना बनाए तो छुप के जाए, समझ ना पाए, फिर उनको पकड़ के खा ले। ये आपको इंडियन और साउथ पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगी, टेम्परेट वाटर्स के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पे कोको लिथोफोरस। ये एक सिंगल सेल्ड एल्गे है। कैसा एल्गे है? सिंगल सेल्ड एल्गे है, जो कि आपको अपर लेयर जो कि वर्ल्ड के ओशन की है, वहां ऊपर वाली लेयर जो होती है ना समुद्र की, वहां देखने को मिलता है। ये क्या होते हैं? ये दे कैलिसिफाई मरीन फाइटोप्लैंक्टन। दे कैलिसिफाई मरीन फाइटोप्लैंक्टन, जो प्रोड्यूस करते हैं कम से कम 40% ओपन ओशन कैल्शियम कार्बोनेट का, और इन्हीं की वजह से 20% तक का ग्लोबल नेट मरीन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी होती है। प्रोसेस मदद करता है कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में इस एटमॉस्फेयर से और ओशन से। अभी अभी एक रिसेंट स्टडी हुई, उसके हिसाब से देखने को मिला कि एल्गे जो डायटम है उसके बढ़ने की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट का कंसंट्रेशन साउथ इंडियन ओशन में कम हो गया, जिसकी वजह से ये जो आपका कोको लिथोफोरस है इसमें किसकी ग्रोथ में कमी देखने को मिली, अफेक्ट इसमें आएगा। उसके बाद आता है नॉक्टिलुका साइंटिलेंस। तो देखिए, नॉक्टिलुका साइंटिलेंस इतना उभर के ब्लूम हुआ निकला, इसे हम लोग कॉमनली कहते हैं सी स्पार्कल। ये देखने को मिले कोस्ट जो महाराष्ट्र का है, कर्नाटका का है, वहां पे। अब देखिए एन साइंटिलेंस ये एक फ्री लिविंग और मरीन ड्वेलिंग स्पीशीज हैं, डिनो फ्लैजिलेट के, जो आपको दैट एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसे हम लोग प्रॉपरली मरील के नाम से जानते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस जानते हैं ना, लुमिनेसेंस का तो मतलब होता है लाइट, तो बायो मतलब बायोलॉजिकल, तो प्रोडक्शन होता है मतलब ये लाइट एमिट कर जो ऑर्गेनिज्म करते हैं उनको हम लोग यहाँ बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, ल्यूमिनस इन्वर्टर्स आते हैं ना, तो जगमगाने वाला सीन होता है। तो समझ लीजिए एक फ्री लिविंग मरीन ड्वेलिंग स्पीशीज है, और ये आपको ये चमकता है ना, जब ये फैला होगा तो आपको चमकता हुआ दिखेगा। जो लाइट ये निकालता है, मतलब ये लाइट एमिट होती है बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ये प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है ना उनके केमिकल रिएक्शन से, उनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, या ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी अंदर हो रहा हो, उससे यहाँ पे लाइट बाहर निकलती है, तो वो चमका करते हैं। अब देखिए खाते क्या है, ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, जैसे कि लार्वा हो गया, फिश एग्स हो गए, डाइटम्स मतलब जो अलगे है उसको खाते हैं। साथ में एक यूनिसेलुलर फाइटोप्लैंक्टन जो इनके अंदर रहता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है और सनलाइट को एनर्जी में बदलता है। ये मदद करते हैं अपने होस्ट के सेल सर्वाइव में, इवन जब खाने की कमी हो तब भी। इसलिए जो ये साइंटिलेंस हैं, इनको भाई ये प्लांट और एनिमल दोनों का ही रोल निभाते हैं।
अब देखिए जो इतनी तेजी से ब्लूम हुआ, ये टॉक्सिक ब्लूम जो हो गया ये एन साइंटिलेंस का, ये जो इतना ज़्यादा फिश और ये जो मरीन इनवर्टिब्रेट जो मारे जा रहे हैं ना, इनकी वजह से देखने को मिलता है कि ये ज़्यादा हो गए हैं। हालांकि ये स्पीशी खुद से कोई ऐसा जहरीला पदार्थ नहीं प्रोड्यूस करता, लेकिन ऐसा देखने को मिला है कुछ टॉक्सिक लेवल अमोनिया के इकट्ठा हो जाते हैं जो आसपास की सराउंडिंग वाटर में फिर फैलते हैं, है ना, एक्सक्रीट होते हैं और यही काम करते हैं कि भाई किलिंग एजेंट का काम करते हैं इन ब्लूम्स के अंदर। फिर बात आती है नेक्स्ट, अब हम रोडेंट इंसेक्ट वगैरह में देखेंगे न्यूज़ में क्या रहे। तो देखिए पहला आता है कृष्णा पीकॉक, पैपिलियो कृष्णा। फिर उसके साथ आता है इंडियन जेजिबेल, जिसे हम लोग कहते हैं भाई बायोलॉजिकल नाम है डेलियास यूशेरस, और एक है ऑरेंज ऑकलीफ, जैसे कलिमा इनाशिस बोलेंगे। अब बोल दिया बस हमने। अब सिटीजन पोल एक हुआ, उसने देखा कि कृष्णा पीकॉक और इंडियन जेजिबेल और ऑरेंज ओकलीफ ये कंटेंडर है नेशनल बटरफ्लाई के लिए। समझे, नेशनल बटरफ्लाई के लिए। अब कहाँ पे बात ये हो रही है, समझो भाई। कृष्णा पिकॉक जनरली आपको ज़्यादातर हिमालयाज के अंदर देखने को मिलेंगे। इंडियन जेजीबील जो है ये भाई इनके प्रिडेटर्स वगैरह को डेटरेंस बनाने के लिए विद इट्स फ्लैशी विंग कलर, ये आपको आपको गार्डन्स में दूसरे कुछ लाइट जो वुडेड एरियाज नहीं होते हैं, लाइटली वुडेड एरियाज, वहाँ देखने को मिलेंगे। और ऑरेंज ओक लीफ, जिसे हम लोग डेड लीफ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी एबिलिटी है कि ये जो है वो अलग अलग कलर में आप कह सकते हो, जैसे देखा नहीं है कि मिलिट्री की ड्रेस जैसे होती है ना, तो ऐसा हो जाती है एज अ ड्राई ऑटम लीफ। ये आपको मॉइस्ट फॉरेस्ट में देखने की मिलेगी, नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स के, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स के भी। उसके बाद बात आती है यहाँ पे मलयन जाइंट स्क्विरल की। तो देखिए ये एक आर्बोरियल, आर्बोरियल का मतलब होता है बच्चों जो पेड़ पे रहे। तो एक आर्बोरियल हर्बीवोरस रोडेंट है जो आपको एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के देखने को मिलेगा। इसे फॉरेस्ट हेल्थ इंडिकेटर स्पीशी भी कहते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से जो फॉरेस्ट वैनिशिंग फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैव पुट थ्रेट टू इज एग्जिस्टेंस, दो फॉरेस्ट जो है बेचारे कटते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये इनको थोड़ा खतरा है। 2050 तक स्पीशीज हो सकता है जो है एक्सेस सिर्फ और सिर्फ 3% करे जाए अपने हैबिटेट में, और ये हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस देखें एक्सटेंट वगैरह ना हो जाए। अब देखिए ग्रिजल्ड जाइंट स्क्विरल्स, और यहाँ पे इंडिया का जो मालाबार जाइंट स्क्विरल्स है, ये कोई दूसरे स्क्विरल्स हैं हमारे देश के अंदर, आईयूसीएन के स्टेटस के हिसाब से नियर थ्रेटेंड है। उसके साथ गोल्डन बर्डविंग, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखिए बायोलॉजिकल नेम ट्रॉयडेस सेसिकस। ये एक हिमालयन बटरफ्लाई है, इंडिया का लार्जेस्ट बटरफ्लाई है, और बिफोर इसके पहले जो सदर्न बर्डविंग था वो लार्जेस्ट था पिछले 88 ईयर्स से, लेकिन अब ये हो गया है। वाइल जो फीमेल गोल्डन बर्डविंग है ये आपको रिकॉर्ड करी गई है फ्रॉम जो दीदी हाट है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ से। जो लार्जेस्ट मेल है फ्रॉम द वंखार बटरफ्लाई म्यूजियम इन शिलोंग मेघालय से। तो इसका जो विंग स्पैन होता है ना, ये 194 का होता है। तो ये थोड़ा नाम रखिएगा, थोड़ा नाम देखिएगा, गोल्डन बर्ड विंग। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो एवियन स्पीशी की अगर हम बात करें, एवियन का मतलब जानते हैं ना, जो बर्ड से रिलेटेड होता है, वो उनमें से कुछ स्पीशीज न्यूज़ में जो रहे, एक है अमूर फैल्कन। ये क्या है, देखिए अमूर फैल्कन ये एक छोटा सा रैप्टर और फैल्कन की फैमिली से ही है, जो आपका साइबेरिया में ब्रीड करता है और नॉर्दर्न चाइना में ब्रीड करता है, और फिर उसके बाद माइग्रेट करता है साउथ अफ्रीका में विंटर में। अब देखिए दोयांग लेक जो कि नागालैंड के अंदर है, ये थोड़ा यहाँ रुकता है, अमूर फैल्कन यहाँ रुकता है। और जो पंक्ति विलेज है नागालैंड के अंदर, ये माना जाता है वर्ल्ड का अमूर फैल्कन कैपिटल कहलाता है, आईयूसीएन के स्टेटस के हिसाब से लीस्ट कंसर्न है। उसके बाद नारकोंडम हॉर्नबिल, जिसे हम लोग कहेंगे राइडिसिरस नारकोंडमी, ये जो बर्ड है ये एंडेमिक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, नारकोडम आइलैंड जो कि वॉल्केनिक आइलैंड है अंडमान के अंदर। देखिए जो ये नारकोंडम आइलैंड है ना, इसे आइडेंटिफाई करा गया है काफ़ी इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया के तौर पे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। अब देखिए ये जो फ्यूजिव्योर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये जो फ्रूट्स होते हैं, बेरीज होते हैं, इन्हीं को खाते हैं।
और IUCN के स्टेटस के हिसाब से इंडेंजर्ड है। अब इंडिया ने देखिए, इंडिया के पास 9 हॉर्नबिल स्पीशीज है, जैसे कि ग्रेट रेथर्ड और ओरिएंटल पीड हॉर्नबिल वगैरह, जिसमें कि 4 आपको वेस्टर्न घाट्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। फिर हम बात करें यहाँ पे ग्रेट एडजुटेंट स्टॉक के बारे में। देखिए, बिहार की बात है, बिहार के अंदर जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, मतलब यहाँ पे सारी कम्युनिटी मिलके पार्टिसिपेट कर रही है कि हम यहाँ पे इनका नंबर बढ़ाएंगे, इनको कंजर्व करेंगे। और ये काफ़ी अच्छा भी रहा, क्योंकि इनकी संख्या 78 थी 2007 में, वो बढ़ के 600 मतलब 600 हो गई 2020 में। तो ये जो बर्ड है, इसकी 3 ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं पूरे ही वर्ल्ड में, जिसमें कि 2 इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, असम और बिहार, और तीसरा आपको एक कैम्बोडिया के अंदर देखने को मिलेगा। IUCN के स्टेटस के हिसाब से ये एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लू थ्रोटेड मकाओ के बारे में। देखिए, एक बड़ा सा पैरेट होता है, तोता होता है बड़ा सा, इसके फर वगैरह जो है उसके अपर पार्ट पे ज़्यादा होते हैं, और एक लंबी सी टेल होती है जो टर्कोइश कलर की होती है। ये माना गया था कि ये एक्सटेंट हो गया है, लेकिन 1992 की बात है, इसकी वाइल्ड पॉपुलेशन देखने को मिल गई साउथ अमेरिका में। हैबिटेट की बात करें तो जंगल वगैरह में, सवाना ग्रासलैंड वगैरह में रहता है। दिक्कतें इसको वही हंटिंग ट्रैपिंग की हैं, और IUCN के स्टेटस के हिसाब से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फिर नेक्स्ट बात आती है साइबेरियन प्रिमरोज के बारे में। तो देखिए, रिसर्चर्स ने बात क्लेम करी कि जो साइबेरियन प्रिमरोज की स्पीशी है, वो जो बढ़ता हुआ क्लाइमेट चेंज है, इतना जो प्रकृति में बदलाव है, इसे नहीं झेल पाएगी और जल्दी खत्म हो जाएगी। ये एक प्लांट है जो कि नॉर्डिक कंट्रीज में पाया जाता है, जो कि फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड में पाया जाता है। उसके साथ यहाँ पे हम विलो वार्बलर की बात करें। देखिए, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड्स हैं, बहुत दूर तक माइग्रेट होती जाती हैं। मतलब ये देखी जाती गई थी पहली बार इंडिया में, अभी आप पहली बार क्या देखी गई थी, ये आप कह लो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में देखी गई हैं, है ना, तो तिरुवनंतपुरम में, है ना। और यूजुअली ये यूरोपियन और पेल आर्टिक रीजन से आती हैं, और ये बर्ड जो है वो सब सहारियन अफ्रीका में आती है, जैसे शुरुआत होती है सर्दियों की, क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी पड़ने लगती है जहाँ रहती हैं। IUCN के स्टेटस के हिसाब से लीस्ट कंसर्न है। नेक्स्ट है पीड कुकू। देखिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने यहाँ पे एक स्टडी करी है कि भाई ये जो पीड कुकू का माइग्रेशन होता है ना, ये अफ्रीका से इंडिया की तरफ आती हैं, फिर अफ्रीका वापस जाती हैं। तो इस पर पूरी स्टडी कर रहे हैं ताकि समझें आखिरकार ये क्लाइमेट पैटर्न का रिलेशन है क्या। स्टडी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है इंडियन बायो रिसोर्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, IBIN, जिसे फंड करा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। अब देखिए, IBIN ये माना जा रहा है कि सिंगल पोर्टेड है, डेटा प्रोवाइडर है, कहीं IBIN को के अंदर आपको सारा डेटा मिल जाएगा इंडिया के बायो रिसोर्स से रिलेटेड, जैसे कि प्लांट या एनिमल या मरीन या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन माइक्रोबियल रिसोर्सेज का जो भी है वो। तो यहाँ पे 2 पॉपुलेशन है पीड कुकू की, जो इंडिया के अंदर आप देखोगे, एक सदर्न पार्ट में ये रहती है, और नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट इंडिया में बताऊं तो ये माइग्रेटरी है, मतलब आती जाती रहती है। अब ये कुछ ऐसी स्पीशीज में से एक स्पीशी है जो इंडिया के अंदर गर्मियों के टाइम पे आती हैं। ये प्राइमरीली आर्बोरियल है। आर्बोरियल मतलब जो ट्रीज वगैरह पे रहते हो, पेड़ों पे रहते हो, और ये अंडे वगैरह दूसरी चिड़ियों के घोंसलों में देती हैं, और IUCN के स्टेटस के हिसाब से लीस्ट कंसर्न है। उसके बाद कुछ पेस्ट, कुछ इन्वेसिव स्पीशीज की आइए बात कर लें। तो पहले की बात होती है भाई वाइट ग्रब, जिसे हम लोग बायोलॉजिकली कहते हैं होलोट्रिचिया सेरेता। ये इंसेक्ट लार्वी क्या है, ये एक एग्रीकल्चर पेस्ट है जो शुगर केन का क्रॉप, मतलब यहाँ गन्ने के क्रॉप को अफेक्ट करता है। ये पेस्ट जो है वो खा लेता है जो भी रूट्स होती हैं शुगर केन की, मॉइस्चर वगैरह उनका डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, और न्यूट्रिएंट सप्लाई जो प्लांट को मिलती है वो एकदम कम कर देता है। इससे क्या होता है कि येलो कलर का हो जाएगा प्लांट, जो लीव्स हैं वो सूखने लग जाएंगे बुरी तरीके से, और इससे डैमेज हो जाता है बेस को शूट के, ठीक है, शूट के बेस को डैमेज हो जाता है। पहले क्या था कि ये शुगर केन और मूंगफली जो ग्राउंड नट होती है उसके क्रॉप्स को अटैक करता था, लेकिन आज की डेट में बताऊं तो ये सोयाबीन, कॉटन, टर्मरिक सारे क्रॉप्स को अटैक करता है। और केमिकल पेस्टिसाइड्स ये अवेलेबल है इसको कंट्रोल करने के लिए, वाइट ग्रब इन्वेस्टेशन नाम है।
उसके बाद चारू मसल, जिसे हम लोग बायोलॉजिकली माइटिला स्ट्रिंगाटा बोलते हैं, ये एक इन्वेसिव मसल है। ये आपका साउथ और सेंट्रल अमेरिका कोस्ट पे पाई जाती है। और ये हो क्या रहा है कि जो बैक वाटर्स केरला के हैं ना, यहाँ पे ये फैल रहे हैं। देखिए, वाटर की क्वालिटी दिखाते हैं मसल्स। और जो वहाँ के आसपास के मछुआरे हैं, जो वहाँ पे मलस्कन फिशरी कर रहे होते हैं, उनको ये उनकी ज़िंदगी को काफ़ी डर है, काफ़ी खतरा है इनकी वजह से। इतना ये जो फैल गई ना, ये ये जो साइक्लोन आया था ना, ओकी, 2017 में, ये इसका रिजल्ट हो सकता है। उसके बाद वुली वाइट फ्लाई की बात करें तो ये एक इन्वेसिव एक्सोटिक पेस्ट है, कैरिबियन ओरिजिन का है, जो अलग अलग तरीके के फूड, जैसे कहते हैं ना पॉलीफेगस है, उस पे अलग अलग तरीके का खाना वगैरह खा लेता है। और ये कैरिबियन आइलैंड से है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन्फेस्टेड सीडलिंग, तो इससे ये फैल गया है। 2019 की बात है, 2019 की बात है, जब इसको इट वाज रिकॉर्डेड फ्रॉम गुआवा प्लांटेशन इन कोझिकोड। इसको रिकॉर्ड करा गया था गुआवा प्लांटेशन, अमरूद के प्लांटेशन से, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। उसके साथ रामनागर, उसके साथ मंड्या और बेंगलुरु के कुछ गांव में जो कर्नाटका का है, साथ में कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमिलनाडु की भी देखा गया था। तो अभी क्या है, दो तरीके की लेडी बर्ड बीटल्स ऐसी भी हैं जो बायोलॉजिकल वेपन है इनके अगेंस्ट, इस पेस्ट के अगेंस्ट ऐसी बीटल्स को यूज़ करा जाता है ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर एंड योर चैनल Surfires, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to join my membership and enjoy the various perks, you can press the join button and also enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.